अस्सलाम वालेकुम। खबरहार पॉडकास्ट सिचुएशन रूम से मैं हूं समीना खान और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब। आज का ये जो पॉडकास्ट है ये इमरजेंसी में बुलवाया गया है और ऑब्वियसली इसकी रीज़न क्या है ये हम सबको पता है। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिचुएशन इंतहाई टेंस है। क्या नई अपडेट है, क्या बात है, और ख़ास तौर पर आफ्ताब इकबाल साहब के कल के पॉडकास्ट के बाद ये जानना ज़रूरी हो गया था कि मज़ीद अब क्या हो सकता है, लेटेस्ट सिचुएशन क्या होगी। और कल का जो पॉडकास्ट था उस पे बहुत से लोग फॉलो अप करना चाहते हैं। आफ्ताब साहब, आपसे बहुत से सवालात हैं लोगों के और बहुत सी अपडेट्स जो हैं वो लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आज का पॉडकास्ट और ये जो सिचुएशन रूम है ये बहुत ज़रूरी था। जी, थैंक यू वेरी मच। और सिचुएशन रूम के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप तारुफ करवा दें। चले मैं करवा देता हूँ। हमारे साथ शकील साहब मौजूद हैं, शकील चौधरी, हमारे दानिश्वर दोस्त हैं फ्रॉम इस्लामाबाद, हमारे कसौटी के एक्सपर्ट, वेटरन बल्कि कहना चाहिए उन्हें। और अली हसनैन लाहौर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हमें शहजाद अकबर ज्वाइन करेंगे, हुसैन नदीम ज्वाइन करेंगे फ्रॉम वाशिंगटन डीसी इंशाल्लाह, और एक आध दोस्त और जो जो हमारे साथ जुड़ता जाएगा। साउथ पंजाब से मैंने एक दो दोस्तों से गुजारिश कर रखी है कि भाई सिचुएशन रूम का मतलब ही यही होता है कि सिचुएशन कुछ भी क्रिएट हो सकती है किसी भी वक्त। और ये मैं ज़ाती तजुर्बे की बिना पर कह सकता हूँ कि सिचुएशन रूम कभी इंतज़ार नहीं करती कुछ होने का। जब कुछ हो जाता है, वाक़या हो जाता है, तो बजाय उस पर उसको मिस करके अफसरदा होने के, बेहतर है कि आप अपना काम शुरू करके बैठ जाएं ताकि आप बेखबरी में ना मारे जाएं। और मैंने आज आप सबको ज़हमत इसलिए भी दे दी है समीना, स्पेशली यू एंड शकील साहब, आप सीनियर हैं, कि जिस तरह वॉर वेटरन्स को घरों से बुला लिया जाता है ना, रिटायर्ड ऑफिसर्स को बुला लिया जाता है, ऑफ ड्यूटी लोगों को, छुट्टी पे गए लोगों को बुला लिया जाता है, तो इसलिए मैंने आज देखा जाए तो अली हसनैन इस वक्त छुट्टी पे ही था, उसको बुला लिया, लाहौर है। अली हसनैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड शकील साहब, यू स्पेशली, आपने अपनी नींद कुर्बान की है। ये एक अहम इशू है, अहम मौजू है जिसके ऊपर हम गपशप करने के लिए बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिसिएशन समीना। मुझे आपके मैसेजेस मिलते रहे, आपकी फ़ीडबैक मिलती रही। आपके व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स आज के पॉडकास्ट के बारे में, जो कल गुज़श्ता रोज़ का पॉडकास्ट था, इसके बारे में बहुत इंथ्यूज़्ड हैं, बड़े पुरजोश हैं। शकील साहब ने भी सुबह देख लिया था, उन्होंने, उनका ख़ास तौर पे नॉड कर देना मेरे लिए ये बहुत होता है। तो जी, क्या गुफ्तो शुनीद है। शकील साहब, क्या कहते हैं आप, इस वक्त क्या मामलात हैं? बहुत ही बदकिस्मती की बात है जी हमारे खित्ते के लिए कि इंडीड। हम कभी हमारे ताल्लुकात खराब होते हैं, कभी खराब तर होते हैं, अच्छे कभी नहीं होते। जी 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 जी। तो आई हैव बीन अ पीस एक्टिविस्ट, तो मेरे ख्याल में तो हमें जो है ना अमन की तरफ ही जाना चाहिए, और आई होप कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। और एक ज़माना था शकील साहब, मेरा ताल्लुक हॉक्स के साथ था, जो हॉक्स हमारे ग्रुप में होते थे, लेकिन ज्यों ज्यों फिर थोड़ी सी अकल ठिकाने आती गई तो अपने आप को मैंने भी डव्स में शुमार किया, और मेरे और आपके जो है ना ख़यालात फिर कन्वर्ज होने लगे। अब ताज़ा तरीन मैं साथ साथ बता दूं आपको समीना ख़ान, मैं और समीना चूँकि इस वक्त बरतानिया में बैठे हैं, आप लोग पाकिस्तान में हैं, जो इस वक्त की ताज़ा तरीन ख़बर है वो लीपा सेक्टर के ऊपर जो है वो हैवी गन फायर रिपोर्ट हुआ है, एक्सचेंज ऑफ हैवी गन फायर। और अगेन ये बदकिस्मती की बात है, इस पे जितना अफसोस किया जाए उतना कम है कि वॉर से ज़्यादा मिजरेबल चीज़ मॉडर्न हिस्ट्री में, बल्कि किसी भी हिस्ट्री में और है कोई नहीं। और ये भी दुरुस्त है कि वॉर का, जंग का शौक़ किसी को नहीं होता, क्योंकि जंग की तबाहकारियों से अब पूरी दुनिया वाकिफ़ हो चुकी है। जो कुछ मिडल ईस्ट में हो रहा है, हमास के मामलात, द प्लाइट ऑफ द पैलेस्टीनियंस, ये सारी चीज़ें, इस हवाले से मैंने ख़ास तौर पे साउथ पंजाब वालों से कह रखा है कि अलर्ट रहें आप भी, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो है कि साउथ पंजाब में हो सकता है कुछ को मामला। बहावलपुर के हवाले से ये मैंने अपने पॉडकास्ट में भी समीना, आपको याद होगा, जिक्र किया था। जी,
आफ्ताब साहब, एक खबर आज दोपहर में भी आई थी कि तकरीबन 10 बीएसएफ के एहलकार जो हैं वो पाकिस्तानी हदूद में घुस आए और फिर उनको पकड़ लिया गया रेंजर्स ने, पाकिस्तानी रेंजर्स ने। तो फिर इंडिया ने कहा जी कि ये रैकी करने गए थे, गलती से सरहद अबूर करके आपकी तरफ आ गए। इस खबर में एक कुछ ये एक कंफर्म हुई, कुछ सच्चाई है? एक के बारे में तो सुना है कि एक एहलकार आ गया था, वो धर लिया गया, फिर उसकी तस्वीर उतारी गई, उसको आंखों पे पट्टी बांधी गई। वो सारा रिचुअल जो करते हैं, कोई इस तरह का कोई मामला होता है, वो कोई मतलब है कि उसने कर दिया, एक अपना बदकिस्मती से वो आ गया, पकड़ा गया और फिर वापस चला गया होगा, क्योंकि प्रोटोकॉल यही है कि अगर लोग आ जाएं तो वापस कर दिए जाते हैं। लेकिन ये आना और है, ये तो रूटीन है। अभिनंदन का पकड़ा जाना और आना वो एक ड्रामा था इन रियल लाइफ, तो वो रोज़ रोज़ नसीब नहीं होता। जी। और आफ्ताब साहब, आज आपने, आई एम श्योर कि आप ज़्यादा मेरे से बाखबर हैं और आपके पास अपडेट्स ज़्यादा हैं, लेकिन आज पाकिस्तान ने जो इक़दामात किए हैं, जिसमें शिमला मुआहदा जो है उसको सस्पेंड, उसके बाद इंडियन जितने भी पाकिस्तान में मौजूद थे उनको मतलब वही पाबंदियां लगाई गई और वही एक्शन लिए गए जो इंडिया ने कल लिए थे। उसके वो बारे तो में आप इंतहाई क्लमजी है समीना, मैं बड़ी माजरत से कहूँगा कि मैं किसी की फीलिंग्स नहीं हर्ट करना चाहता, ना आपकी ना शकील साहब की, लेकिन नथिंग पॉलिटिकल, नथिंग पर्सनल, लेकिन इससे ज़्यादा रिडिकुलस कम्युनिके हो नहीं सकता था, इससे ज़्यादा रिडिकुलस प्रेस रिलीज़ हो कोई नहीं सकती थी कि जो कुछ उन्होंने किया वो आपने कहा। आप शिमला मुआहदा सस्पेंड करके क्या हासिल वसूल होगा आपको? क्या ये मेरा सवाल था मतलब आपसे कि शिमला मुआहदे के तहत अगर आप गौर करें, उसके तहत ये जो एलओसी है, ये एलओसी डिफाइन हुई है शिमला मुआहदे में। अगर आज आप उसको एब्रोगेट कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, उसको हेल्ड इन अबेयंस कर देते हैं, तो फिर दैट मीन्स देयर इज नो एलओसी, एनीबडी कैन वॉक इनटू इट, तो इट्स अ थॉरोफेयर देन। क्यों शकील साहब, क्या कहते हैं आप? वो मेरा ख्याल है टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं कि जी फिर इसको हम सीज फायर लाइन कह देंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं करेंगे। ये दैट क्या डजंट बात? दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस रियली। इट मेक्स इट मोर रिडिकुलस एक्चुअली। या सो व्हाट वर यू एक्सपेक्ट, मतलब क्या होना चाहिए था आपके ख्याल में? किस किस्म की प्रेस रिलीज और उसके अंदर किस किस्म के ऐलानात अगर होते तो हम कहते कि जी ये कुछ ठोक बजाई है इन्होंने। सबसे पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि वेयर हैव ऑल द शरीफ्स गॉन। एक बड़ा मशहूर ड्रामा था, वेयर हैव ऑल द फ्लावर्स गॉन। मैं तो बड़ी शिद्दत से मुंतजर था कि शरीफ में से कोई बयान देगा कि मोदी साहब आपको क्या हो गया है, आप हम पे सारा मुद्दा डाले जा रहे हैं, आपके पास क्या सबूत हैं? आज तक पुलवामा तो आप साबित नहीं कर सके, तो अगर कोई है तो प्लीज़ बताइए, हमें बताइए, इंटेलिजेंस शेयर कीजिए हम आपके साथ। लेकिन चले एक 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 रस्मी सी एक गपशप होती है ना, मीडिया पे आके बंदा कर देता है कि नहीं मोदी साहब को गलतफहमी हुई है, मोदी साहब खामखा पुरजोश हो गए हैं। हालांकि इस उम्र में इतना जोशीला होने की गुंजाइश नहीं होती बंदे के पास, और ब्लड प्रेशर के मसाइल भी हो जाते हैं, फलां हो जाता है। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। दोनों भाइयों ने कोई बात नहीं की, बीबी ने कोई बात नहीं की, खामोश होकर चुप रहे हैं सतूनों के पीछे। आपने देखा होगा आज मियाँ साहब जब घर से निकल रहे थे, मैं दूर से देख पाया था, पता नहीं रोल्स रॉयस थी या बेंटली थी, ग्रे कलर की, उसमें सवार हो रहे थे। ज़्यादा जोर उनका मेरा ख्याल सवारी पे था। सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। एक जर्नलिस्ट ने पूछा था अपनी तरफ से बेचारे ने कि भाई इसके ऊपर कोई राय ज़नी कीजिए, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है, आप ना सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म हैं बट देखा जाए तो ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप इक़्तदार में हैं, आप ही इस वक्त मुक़्तदर हैं। मुक़्तदर तो खैर आप क्या होंगे, ना आप हैं, ना आपका भाई है, ना आपकी साहबजादी है, लेकिन आप गवर्नमेंट में ज़रूर हैं, तो कुछ बात कीजिए। तो सिवाय एक पुरस्कार सी, बल्कि एक मज़ाक़खेज़ सी स्माइल के, आप शकील साहब, डिड यू नोटिस दैट? नहीं, मैंने ये फुटेज नहीं देखा। आप ये फुटेज जरूर देखिए। अली हसनैन, आपने देखी है ये? जी सर, मैंने बिल्कुल देखिए। मैं दो चार चीजें ऐड करना चाहूंगा, आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि अगर किसी सियासी मुखालिफ को जवाब देना हो तो सर 12-12, 15-15 वफाकी वज़रा डेली आके डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और ये इतना बड़ा मामला है, कितना सेंसिटिव मामला, और किसी ने कोई बात नहीं की। जिस तरह आप कह रहे थे कि हाउस ऑफ शरीफ, सबसे पहले कम से कम आप एटलीस्ट उनको इतना तो कहें कि यार आप डायरेक्ट, उनका सर मीडिया डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम लेके बात कर रहा है,
आप में से किसी की ये जरूरत नहीं है, कम से कम इतना तो कहो कि इसमें पाकिस्तान घात नहीं है, वो कोई भी नहीं कह रहा। तीसरा अच्छा, आपने ये बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका अली हसन, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये क्यों नहीं हम कह सकते, आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमें कहते हुए क्या खौफ है, क्या डर है? अगर वो बबांगे दौहल बात कर सकते हैं तो हमारे पास तो कहने को बहुत कुछ है, हम क्यों नहीं कहते? इसकी क्या वजह है? आप ये आज बात कर रही हैं, गार्डियन की स्टोरी छपे आज महीने से ज्यादा हो चुका है, मैं समझता हूं। शकील साहब विल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जिसमें उसने घुस के मारने वाली बात की थी, वो कोई तांबा साहब का रेफरेंस दिया जाता है, क्या कह रहे हैं आप? जी जी। तो अब तक कोई 25 की बात होती थी, फिर 35 की बात होने लगी है कि 25 से 35 तक लोगों को हमारे इलाके में घुस के फड़काया उन्होंने। आज की मीटिंग में आपने देखा कि सब किस कदर म्यूट एंड डम थे इस मौजू पे, किसी ने कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा। तो कहने का मकसद है, जब आप इतने सबड्यूड होंगे ना, जब इस सबमिशन में आप एक जाली सा रोब झाड़ने की कोशिश करेंगे, यकीन कीजिए ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ये आपको ठट्ठा करने के लिए महफिल नहीं सजाई गई। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप हमारे बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, चाहे जैसा भी है, हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, फिर भी आप इस वक्त जिस सीट पे बैठे हैं वो नुमाइंदगी कर रही है हमारी। तो थोड़ी सी अकल करें, छुट्टी पे चले जाएं। मियां साहब, मेरा मशवरा है आपको कि अगर आपने इस कदर ममियाना है बैठ के और हिनहिनाना है आपके साथियों ने, तो बेहतर है आप छुट्टी पे चले जाएं। कोई और तगड़ा बंदा को आपकी पार्टी से, कोई वोकल सा बंदा जो बात कर सके, और खुदारा अपने डिफेंस मिनिस्टर से कहिए कि फिलहाल चुप रहे, क्योंकि वो इस कदर बड़ा लाफिंग स्टॉक है कि वो जिस तरह बात करता है, क्यों उसे पता है दरअसल कि वो झूठ बोल रहा है। ये है आयरनी कि ज्यादातर आपके जो बड़बोले लोग हैं ना, वो हैं जिन बेचारों को पता ही नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो एक ही गो में बोल जाते हैं। इसको जो कि पता है, बहुत दाना है, इसमें कोई शक नहीं, काया है बड़ा, दाना नहीं कहना चाहिए, दानाई और होती है, ये काया है बहुत, वेरी क्लेवर, वेरी ट्रेचरस आई वुड से। तो जो बातें ये कर रहा है जिस तरीके से, उसका ठट्ठा कर रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर। हम तो बाहर बैठे हैं ना, रोज सुनते हैं। तो इस वक्त जो सबीना आपने जो बात की है कि होना ये चाहिए था कि बजाय इसके कि अगर तुम फलां करोगे तो हम फलां करेंगे, फलां भाई जो हो चुका है उस पर तो बातचीत चलाओ आगे, ठीक है। और बजाय इसके कि जालसाजियां, अब मुझे नहीं पता कि इस जालसाजी के पीछे मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, या आपके हैंडलर्स हैं। मैंने अभी एक पीस सुना है, एक इंतहाई भोंडा ड्रामा, ये मैं आपके लिए खबर दे रहा हूं शकील साहब, आपके लिए भी, अली हसनैन आपके लिए भी, और समीना अगर आप सुन लें, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको सुनाऊं अभी, कि वो कह रहा है, इत्तला दे रहा है हिंदी में, खालिस हिंदी अपनी तरफ से बोल रहा है, और जब वो हिंदी के रोड़े अटका रहा है ना रस्ते में, तो साफ पता चल रहा है कि जालसाजी कर रहा है। अपने अफसर को बता रहा है कि देखें ये जो खौल पड़े हुए हैं, जो फायरिंग हुई है, ये तो हमारे अपने साथियों के खौल हैं। भाई तुम्हें कैसे पता है? तुम्हारे अपने साथियों के ऊपर खौल के निशान लगा हुआ था, उसका नाम लिखा हुआ था। साफ पता चल रहा है कि तुम खामखा इम्प्लीकेट करने की एक भोंडी कोशिश कर रहे हो। इस तरह की हरकतें नहीं करते। ये जो कैलबरी फॉन्ट में पकड़ा जाता है बंदा, बहुत जलील होता है, तो ये ना करें। इस वक्त हम इसके मुतामिल नहीं हो सकते। मेरिट पे बात करें, जो है सो है, और अगर नहीं बतानी कोई चीज, छुपानी है, तो कीप मम, खामोश रहें। शकील साहब, आपको मेरी बात की समझ आई है? अली हसनैन आपको? जी सर, बिल्कुल। और इसके अलावा इसी बात में एक और वीडियो क्लिप भी है, मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो चला दें, कि वो एक कपल है सर, इंडियन कपल है, लड़का और लड़की, जिसको इंडियन मीडिया ने, खास तौर पे गोदी मीडिया को मैं कहूंगा, उन्होंने चलाया कि ये वो नेवल ऑफिसर है जिसकी जिंदगी की आखिरी कुछ यादें हैं, और ये घूम फिर रहे हैं, और ये और वो, और उन्होंने अपना वीडियो क्लिप बनाया 1-1.5 मिनट का, और वो कह रहे हैं कि खुदा का नाम ले, हम तो, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे, हम तो जिंदा है, आप लोगों के सामने बैठे हैं, और आप लोगों ने हमारे अंतिम संस्कार और पता नहीं क्या कुछ कर दिया। तो ये तो सर क्रेडिबिलिटी है उनकी। हाँ, देखे ना, वो भी यही कर, नहीं ये जो कुछ हो रहा है ये तो हमारे दोस्तों ने बनाया है। दोनों तरफ से सर, दोनों तरफ है आग, दोनों तरफ है आग, बराबर बुझी हुई। यस। तो जब और कुछ करने को नहीं है तो फिर झूठ और इस तरह का, लेकिन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी, जंग में सब कुछ चलता है। शकील साहब, डू यू बिलीव इन दिस? जी बिल्कुल। बल्कि मैं समीना जी से जानना चाह रहा था कि ब्रिटिश मीडिया क्या कह रहा है
अभी मैंने थोड़ा सा इंटरव्यू देखा, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बीबीसी पे आए हुए थे। ओए होए। तो जी, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या ब्रिटिश मीडिया में क्या छप रहा है? नहीं, ब्रिटिश मीडिया जो है ऑब्वियसली इस वाक़ये को कोट कर रहा है और अपनी हमदर्दी का इज़हार कर रहे हैं वो इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया जो मुँह में डालने की कोशिश कर रहा है हम्म। अपने, बल्कि आज उन्होंने एक फॉरेन डिप्लोमेट्स को भी बुलाया था, उनको ब्रीफ किया और हम्म। उसमें उन्हीं का एनडीटीवी दिखा रहा था, तो वो जो कोशिश करते अल्फाज ने कहा जी हाँ, मैं इस पे इस तरह से तो कमेंट नहीं कर सकता, बट ऑब्वियसली ये जो हुआ है एक अफसोसनाक वाक़या नहीं होना चाहिए। हम्म। इस पे ऑब्वियसली कि उनकी जो जज़्बात हैं और साथ वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन उनकी पूरी कोशिश है कि कोई एक मुल्क आकर ये बयान दे दे कि जी पाकिस्तान ने किया है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा अभी तक किसी ने कहा नहीं है। तो ये और इसको लीपा ऑब्वियसली की आवाज है भाई, लाइव भाई। मैं क्या करूं अब, मैं सिचुएशन रूम में बैठा हूं, तो वहां से आई है जनाब, ये अभी फुटेज भी आ गई है। पाकिस्तान कह रहा है कि वायलेशन की है इंडिया ने और हमने भरपूर जवाब दिया है। तो अब दुआ ये है कि ये सारा सिलसिला इसी हद तक महदूद रहे जैसा पहले होता था, ये एस्केलेट ना करने पाए, क्योंकि शकील साहब अगर एस्केलेट कर गया तो बहुत बुरा होगा और करता लेकिन नजर आफ्ताब साहब आता है। आपने अभी तो खुद ही मैं एक कहा पॉइंट ऐड कि कर जी समीना कह लें, समीना पहले आप कुछ कह रही हैं। मैं ये कह रही थी कि आपने आफ्ताब साहब ने कल के जो हमारा पॉडकास्ट कल रिकॉर्ड हुआ था आज पब्लिश हुआ है, आपने तो उसमें ऑलरेडी डेट मेंशन की है कि 24, 25 या 26, ये तो दिन जो है बड़े। मैंने आपको जो बताया, मेरा अपना जो अंदाज़ा है उसके ऐन मुताबिक जो है वो सिलसिला चल रहा है। और ये जो आज ये जो बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है, ये 4 साल की एक तवील सीज़ फायर की जो है ना वायलेशन हुई है। 4 साल कोई ऐसा सिलसिला लीपा पे मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल पे कोई चीज़ कभी किसी ने नोटिस की हो। तो ये अब है, मतलब उसी का शाखसाना है ये। मैंने तो ये कहा है कि मेरे हिसाब से ये एस्केलेट करेगा, अल्लाह ना करे करे, लेकिन मेरी तो ये भी दुआ है कि अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ यहाँ पे, मेरा अंदाज़ा क्याफा गलत साबित हो, मेरा विजदान गलत साबित हो, क्योंकि जंग किसी भी तौर मैं बिल्कुल इस पे थ्राइव नहीं करना चाहता। देखा, मैंने कहा था ना फलां एक्सीडेंट हो तो देखो हो गया है। मुझे बड़ा अफसोस होगा अगर मेरे अंदर ये ख्वाहिश है कि ये हो, तो ये बड़े अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि मेरी सिर्फ एक प्रिडिक्शन से, मैं बाबा वांगा नहीं हूँ, ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम, मेरा प्रोफेशन नहीं है, मुझे इस पर कोई आस्कर, कोई नोबेल नहीं मिलना। तो इसलिए, लेकिन हो रहा है, अब बार बार खबरें आ रही हैं, इधर उधर से आ रही हैं। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से, जितने सोर्सेज मेरे हैं, मुझे फ़िक्र जो है ना, बहुत शदीद फ़िक्र मुझे है जो INS विक्रांत है। शकील साहब, नाम इसका विक्रांत ही है, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ। ISS इंडियन नेवल शिप, INS है इंडियन नेवल शिप, विक्रांत INS है। विक्रांत। विक्रांत, दिस इज वेरी क्लोज टू कराची। ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, मिसल्स हैं इसके ऊपर, और इसका कराची के इस कदर करीब होना जो है वो मेरे बारे में नहीं है। मेरे इट गिव्स मी अ वेरी बैड फीलिंग। ऑल्दो हमारी बैटरीज माशाल्लाह वो मौजूद हैं, चाको चौबंद हैं, चुस्त हैं, लेकिन ये क्या है कि इधर सिविलियंस हैं भाई, सिविलियंस के मामलात हैं। और समीना खान, आपको याद होगा को इंडियन एंकर्स, टीवी होस्ट्स जो हैं, वो तो अब दे हैव, सम ऑफ देम आई हर्ड देम टेकिंग वाउज कि नाउ वी विल हिट द सिविलियंस, जिस पे बड़ा अफसोस होता है। जो आपने कल भी हमने बात की थी कि फैमिलीज की, अपनी फैमिलीज, जी फैमिलीज को हिट करेंगे, ये भी अफसोसनाक है। अली हसनैन कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी अली, आप बताइए। जी अली। कुछ कहना चाह रहे जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि मैं, सिचुएशन ऐसी है कि मैं अपनी नालायकी नहीं बताना चाह रहा, लेकिन क्या करें कि हम लोग हैं ही नालायक। अभी शकील साहब ने आपसे सवाल पूछा मीडिया क्या कह रहा है और ये सारा कुछ। देखिए, पूरी दुनिया में
सबसे ज्यादा जो लोग न्यूज जहां से गैदर करते हैं वो सोशल मीडिया है। आजकल टीवी नहीं देखता। अब रात के पाकिस्तान में अगर बात करें, रात को 2 बजे कौन टीवी लगाएगा? उसने मोबाइल पे देखना है। और हमारी गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि एक्स ट्विटर जो है वो बैन किया हुआ है। और ये मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूं अली हसनैन। मैं यही कहना चाह रहा था कि आप दोनों यूके बैठे हुए, आपके पास तो बड़ा इजीली एक्सेस है, आप खबरें भी ले सकते हैं। लेकिन हम सर देखें कि जो सोशल मीडिया है हमारा, वही बैन है हमारे ऊपर। कम से कम इन दिनों यही वजह है कि खबरें आपको हम दे रहे हैं। शकील साहब, डिड यू सी दिस? That's right. एग्जैक्टली सर, के कम से कम इन दिनों छोड़ दे सियासी मुखालफत अपनी। कम से कम सोशल मीडिया, नौजवान आपका जो आपके साथ है, जो पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी, आपकी आवाज बुलंद आपके साथ होंगे। कम से कम उनको बोलने का हक तो दें, वो तो ना छीने ना इन दिनों में, तो कम से कम ना छीने हमसे ही हक। है। मैंने अपने एक दोस्त को अभी, हालांकि वो बड़ा बाअदब दोस्त है, लेकिन सो रहा होगा, चूंकि मुझे नहीं पता आज बेचारा थका मांदा कहाँ से आया, तो कहता खैरियत है। शरारत की उसने, जैसे वो शरारत करते हैं। ओ तो फिर तो नहीं पकड़ा गया? पहले तो मैं हंसा खूब, फिर मैंने कहा बात सुनो, तुझे पता है कि इस वक्त वॉर सिचुएशन है? तो हाँ, कहता हाँ सुना तो है। तो अब मैं क्या करूं, मैं सो रहा हूं। वो ही थॉट कि मैं उसे कहूंगा कि जाके लड़ो। तो मैंने कहा मुझे कोई खबर दो, तुम्हारा खबर की दुनिया से ताल्लुक है। ही सेड कि आई एम अ रिटायर्ड सहाफ़ी, नॉट अ सहाफ़ी एनी मोर। हालांकि वो नौजवान ही है, कोई बुजुर्ग नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, वंस अ सहाफ़ी ऑलवेज अ सहाफ़ी। तो तुमने मुझे बताना है कि क्या हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें खटक रही हैं। तो जो उसका एब्रप्ट जवाब था, एंड ही हंग अप आफ्टर दिस, उसने कहा यकीन कर, मेरे से पहले तुझे पता चल जाएगा, तुझे पता चले तो मुझे वॉइस नोट छोड़ दीजिए, मैं सोने लगा हूं। सही एंड ही हंग अप। सही। यानी कि अब बिल्कुल समझ आ रही कि उसे ये कि नहीं, उसने क्यों कहा? वो कहता मेरा YouTube के मसाइल हैं, मेरे यहाँ पे जो है ना वो लगे हुए हैं, जैमर्स लगे हुए हैं, मैं ट्विटर मेरा बंद है, मैं कोई बात ही नहीं करता, ना कर सकता हूँ ना पढ़ सकता हूँ। तो इस बिना पर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हम बजाय इसके कि अपना को बयानिया बिल्ड करते, हम लोगों के बयानिए फॉलो कर रहे हैं और पूरी दुनिया खुल खेल रही है। जिसका जो दिल चाहता है पाकिस्तान के बारे में वो हमें धो डालता है, और यार लोग हैं कि उन्हें फिक्र ही कोई नहीं है इस बात की। लेकिन आफ्ताब साहब, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े और मुझे इसका खैर अफसोस भी हुआ। एंड आई एम श्योर आपकी बात और जो आप लोगों से जब मुखातिब होते हैं, लोग आपको बड़े इनवाक से और बड़ा संजीदा लेते हैं। मुझे अनफॉर्चुनेटली ये लगा कि आजकल की सिचुएशन में भी हम अभी भी वो जो एक डिवीजन है ना, उसी में बैठे हैं। और लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये तो यूनिटी, अभी तो हमें यूनाइट होना चाहिए। अपने तमाम बातें और तल हकीकतें कुछ दिनों के लिए तो भुला सकते हैं कि नहीं? शकील साहब, आप देखिए कि आज जो मीटिंग हुई, उधर इंडिया में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सबको एतमाद में लिया जा रहा था, और यहां पर कोई हाई पावर्ड कमेटी कोई सो कॉल्ड फैसले कर रही थी। किसी ने जहमत नहीं गवारा की कि इमरान खान को फोन करे और उसे कहे कि भाई एक वीडियो मैसेज ही दे दो हमें, भाई हमें जरूरत है, अपने दोस्तों से अपने लोगों से कहो कि कंधे के साथ कंधा। वो बेचारा बैरिस्टर गौहर है, उसकी ना कुछ सुनता है, ना पता नहीं उसने किससे पूछ के बयान दिया, ना उसके बयान में कुछ तासीर है। ऐसा कोई बेबरकता लीडर है कि उसे ना कोई बैरिस्टर मानता है, ना गौहर मानता है, ना लीडर मानता है। वो पता नहीं क्या चीज है। तो इसको हुब्रिस कहते हैं। हुब्रिस जो है ना, ये तकब्बुर की इंतहा है कि ये जानते हुए भी कि इस वक्त आपने किसी के आगे हाथ फैलाना है और वतन की खातिर, मुल्क की खातिर, लेकिन आपको ईगो इतनी अजीज है कि आप कहते हैं लानत भेजें इवन वतन की ऐसी की तैसी। हम उसको 2 टके का लीडर, 2 टके का क्रिकेटर। तो ये है अप्रोच। जब ये अप्रोच होगी, देखें यहां पर अकल प्रिवेल करनी चाहिए थी, हिकमत और दानाई प्रिवेल करनी चाहिए थी सियासी कुव्वतों के यहां। वो कहते भाईजान ये काम हमें करने दे। मैंने चंद दिन पहले मोहम्मद खान जनेजो का रेफरेंस दिया था, किसी को याद है? कि उसका ये कहना था कि जनरल साहब आप एक साइड पे हो जाएं, बीबी अगर आ रही है ना तो बीबी कोई जन्नात से ताल्लुक नहीं रखती, वो कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि जो हमें परेशान करे, उसे खुल खेलने दें,
जलसे करना चाहती है करने दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से करना चाहती है करने दे। और उसके बाद आपने देखा कि उस गुब्बारे में से हवा निकल गई, जनरल ज़िया साइड पे हो गया। तो उस वक्त दाना लोग थे जो ज़ियाउल हक के साथ थे, इनके साथ जो हैं वो इनसे भी गए गुजरे हैं। वो बगलें बजाते हैं कि जी बहुत अच्छा हुआ है, इमरान खान तो जेल में पड़ा पड़ा वहीं सड़ता रहे, गलता रहे, मरता रहे, खैर है। तो समीना खान, जो आपने सवाल किया ना कि वो जो आपको पोलराइजेशन आज भी नजर आ रही है, ये ऐसे ही नजर आएगी। आखिर क्या वजह है कि लोग अपने कब्रिस्तान डिफरेंट कर लेते हैं कि इस कब्रिस्तान में मुझे दफन मत करना। याद है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है कि मैंने इस तुम्हारे साथ तो मैंने कब्र भी नहीं अपनी होने देनी। तो ये होती है इंतहा पोलराइजेशन की कि मैं तुम्हें कबूल नहीं करता। इन चीजों, ये एक जहर है, जहर कातिल है, और इसका तरियाक, इसका एंटीडोट सिर्फ और सिर्फ एक कायद के पास होता है, रहनुमा के पास होता है, मसाया के पास होता है। और इस वक्त आप क्या समझते हैं कि ये इसहाक डार करेगा सारा कुछ? आप सर कौमी सलामती कमेटी की बात करें कि उसमें उसको बुलाते, वो तो छोड़े, आज मुलाकात का दिन था उसके साथ और उसकी बहनों को मुलाकात नहीं कर रही थी। और मैं, आप ज्यादा मुझसे जानते हैं इमरान खान को, मैं 200% यकीन से ये कह सकता हूं कि आज अगर उसको ये सारी सूरत हाल बताई जाती तो वो एक भी सियासी बात ना करता, बल्कि आपको मुफीद मशवरा देता कम से कम कि आप इस सूरत हाल में ये कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसकी मुलाकात नहीं कराई जा रही, आप कह रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी में उसको बुलाते ही। मैंने देखा है, बड़े दोस्त हमारे जो व्लॉगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जोशीले थे और पाकिस्तान परस्ती उनसे टपक रही थी, लेकिन मैंने देखा है एकदम घड़ों पानी पड़ गया उनका कि यार आज का दिन भी गुजर गया, रात भी गुजरने वाली है, इमरान खान का तज़किरा तक नहीं किया किसी ने, उसको इस कदर इर्रेलेवेंट समझते हैं आप। तो भाई समझें, फिर मौज करें। आज एक सवाल, यही सवाल ख्वाजा आसिफ साहब से किया गया था, आई थिंक मालिक साहब ने किया था अपने प्रोग्राम में। तो ख्वाजा आसिफ ने ये जवाब दिया था कि जी इमरान खान साहब ने जब खुद बुलाई थी एपीसी तब वो उसमें नहीं आए थे, तो अगर हम बुलाएंगे तो क्या वो आएंगे? शकील साहब, कैन यू गेट इट? मुझे समझ नहीं आई सवाल की। वो ये कह रहे मैं हैं ये कह रही कि हूँ, हाँ जी प्लीज। हाँ सॉरी, मैं आपने जो बात की उसी के कि आज ख्वाजा आसिफ से ये सवाल किया गया, मालिक साहब हैं जो गालिबन आई थिंक दुनिया निप पे वो प्रोग्राम मोहम्मद करते हैं, मालिक जी, आजकल मोहम्मद एआरवाई पे मालिक, हैं वो, आजकल एआरवाई पे हैं। हाँ। उनसे उन्होंने सवाल किया था कि जी आप इमरान खान साहब को बुलाएंगे एपीसी अगर होगी? तो उन्होंने जवाब ये दिया कि जब इमरान खान साहब ने खुद एपीसी बुलवाई थी तो वो तब भी नहीं आए थे, अपनी एपीसी बुलवा के भी, तो क्या अब हम बुलाएंगे तो क्या वो आएंगे? किस कदर अहमकाना जवाब था। आगे से किसी को यह नहीं तौफीक हुई कहने की कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी। हमें क्या वो डिवाइड जितनी आज है क्या उस वक्त थी? और उस वक्त पता नहीं इमरान खान ने एपीसी कॉल किन हालात में की, क्या आप क्यों कंपेयर करने के चक्कर में पड़ गए? ओ भाई, इस वक्त तो जान के लाले पड़े हुए हैं, हमने अपनी सारी कुवत यकजा करके डिफेंस करना है अपना। आप लगे हैं पुराने गड़े मुर्दे वो तब उखाड़ते हैं जब आपका कोई सियासी स्कोर हो सेटल करने का। इस वक्त तो मुल्क और कौम का मामला है। आप क्या गलत मिसाल दे रहे हैं कि अपनी एपीसी पे नहीं आए? जब एपीसी बुलाई थी तब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी ना, उसमें सियासी लोग शामिल थे। और जहां तक बात रही वजीर आजम इमरान खान की, तो वो उनकी मुलाकात उस टाइम या थोड़ा बहुत आगे पीछे कर ले कमर जावेद बाजवा के साथ थी, जिसके बाद वो फैसला किया गया था अभिनंदन वाला और वो सारी जो मामला थे वो उसके बाद। और ख्वाजा आसिफ की याद दहानी के लिए मैं बात कर लूं कि उसी एपीसी के बाद जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, तो उसी सेशन के अंदर आज के मौजूदा जो स्पीकर है अयाज सादिक साहब, उन्होंने जो तकरीर की थी और बाजवा साहब के बारे में जो अल्फाज कहे थे वो मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाहता। तो ये इतने मैं कर देता हूं भाई, टांगे कांप रही थी, पसीने छूट रहे थे, ये क्या ऐसी जबान ज़दे आम है? ये वो हाँ, कहना चाह रहे थे, ये उन्होंने कहा था उस टाइम, इस तरह वो स्कोर अपना सेटल कर रहे थे। तो बात अब दूर तलक जाएगी, अगर हम सीधी बातें करें तो हमें इसी के ऊपर आना चाहिए जो हमारा मौजू है आज का। मैं अगर समीरा मैडम आपकी इजाजत से आफ्ताब साहब से और शकील साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा जी जी कि प्लीज। तिनतास मुआहिदा, पानी के मामलात, नियर फ्यूचर आगे ये पानी, जिस आज भी सुना है कि कुछ पानी रोका गया है हमारा, तो इसके बारे में सर क्या कहेंगे आप शकील साहब? देखें, उन्होंने 7,000 क्यूसेक चनाब का रोक लिया और 5,000 क्यूसेक झेलम का रोक लिया, ठीक है। और इसी तरह सिंध पे, सिंध पहले ही सूखे का शिकार है,
वो तो आधा भी नहीं रहा जो पहले होता था। पहली बात तो ये कि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इसको इस तरह आप सस्पेंड नहीं कर सकते, यूनिलैटरली एब्रोगेट नहीं कर सकते, इसमें से निकल नहीं सकते, इट्स अ ब्रीच, और हम बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही दोहराऊंगा, बड़ी बदकिस्मती कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। हम ये केस भी लेकर जाएंगे ना, यही केस अगर इंडिया लेकर जाए हमारे खिलाफ तो 1 मिनट में जीत जाएगा। हम लेकर जाए, ये ऐसे ही है जैसे बहुत बड़े वडेरे के खिलाफ एक मजारे का केस है। यस, ठीक है, यही तो मेरा अगला सवाल। इन कमबख्तों ने हमें मजारा बना के रख दिया है कि हम जीतने वाला केस भी हार जाते हैं। हमारी हैसियत ये क्यों? अगला सवाल सर मेरा यही था कि लेट्स से कि कल को हमें किसी बड़े के पास जाना पड़ता है ये मामला लेके, तो हम तो इस सिचुएशन में नहीं है कि हम लेन देन का मामला करें, हम तो सिर्फ इस टाइम दे सकते हैं, लेने की सूरत हाल में तो है नहीं। तो हमें इस वक्त कोई, इस वक्त शकील साहब इसके बाद आप लीजिएगा, मैं फिर माइक देता ही नहीं हूं किसी को। इस वक्त अगर कोई बड़ा हमारे साथ है, बड़े सारे उधर हैं, हमारे साथ अगर कोई बड़ा है तो मेरा गेस है कि वो बेलारूस का सदर है, और कोई सदर नहीं है, कोई किंग नहीं है, कोई सरबरा नहीं है जो हमारे साथ हो। पता नहीं किस बड़े की बात करें। जी शकील साहब। बेलारूस जो है उसका जो रूलर है उसके बारे में कहते हैं कि ही इज द ओल्डेस्ट डिक्टेटर इन यूरोप। तो मेरा ख्याल 94 से ये इक्तदार में है। बहरहाल मैं थोड़ा सा हटके एक बात करना चाह रहा हूँ अली। जी सर। कुछ जर्नलिस्टों को, ओपिनियन लीडर्स को मैंने देखा, वो ये कह रहे हैं जी ये इंडिया ने ड्रामा रचाया है। ये मेरे ख्याल में बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आप दूसरी साइड का, अग्रीव पार्टी का पेन भी फील नहीं करते। आप अपनी इनोसेंस का प्रोटेस्ट करें कि जी हमने नहीं किया, ठीक है ना, उसकी आप हमें एविडेंस। लेकिन ये कहना कि जी ये आपने ड्रामा रचाया है, और दूसरा जो फ्लैग, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन फॉल्स है, फ्लैग। हाँ, कि यानी आप ये कह रहे हो कि तुमने खुद अपने बंदे मारे हैं। तो दिस इज वेरी इनसेंसिटिव इन माय ओपिनियन। क्योंकि हमारा ठीक, ये लेकिन अब, हाँ, कि हमारा ना ये हो गया है अब के हम हर चीज को ये कह देते हैं जी ये भी ड्रामा है। 9/11 को हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं वो भी ड्रामा था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। लेकिन आपकी इस बात को इंटरनेशनल लेवल पे कितने लोग मानते हैं? इंटरनेशनल मीडिया में देख लीजिए। अच्छा, सो मैंने नहीं देखा ये, आज आप बता रहे हैं क्योंकि आप वहां बैठे हैं कि पाकिस्तान में आज ये सूरत हाल रही है, फॉल्स फ्लैग वाला चूरन फॉल्स फ्लैग बिकता वाला रहा। काफी काफी पॉपुलर है ये आर्गुमेंट। इवन जलील अब्बास जिलानी ने, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रहे, एम्बेसडर रहे, और इवन केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कह दिया को, मतलब दिस इज इंटरनेशनली नोबडी इज गोइंग टू बाय दिस। यस। लेकिन शकील साहब, पुलवामा जो अटैक हुआ 2019 में, जो वो अभी नदन का केस भी हुआ था, तब भी जो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा था वो साबित तो नहीं ना हो पाया आज तक। और नहीं, उसमें तो उसमें बहुत से लोगों ने अब उसमें बात समीना जी, करें कि वो फॉल्स नहीं, फ्लैग था। उसमें समीना जी बात ये है कि आप अपने लोगों को तो कायल कर लेंगे। मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन की। आप पुलवामा लिखिए, विकिपीडिया पे ही चले जाइए। मेनी पीपल ऑब्जेक्ट टू विकिपीडिया के जी वो रिलायबल नहीं है, ये नहीं है। लेकिन आज हकीकत ये है कि विकिपीडिया सारे इंसाइक्लोपीडियाज को मिला के भी ज्यादा देखा जाता है। वो उस पे पुलवामा आप निकाल के देख लीजिए क्या लिखा हुआ है उस पे। आप मुंबई अटैक को निकाल के देख लीजिए। आप पाकिस्तानियों को सबको कायल कर लेंगे कि जी वो तो अमर सिंह था, अजमल कसाब तो उसका नाम ही नहीं था, वो तो एक सिख टेररिस्ट था। तो भाई इंटरनेशनली आओ, कौन आपके प्रोपेगेंडे को बाई करता है? इस पे भी हाँ, तो नहीं, गौर करें। नहीं, ये बात तो आपकी सही है। और आफ्ताब साहब ने भी जैसे पहले कहा था कि अनफॉर्चुनेटली हम सही हो के भी अपना केस जी इतने बुरे तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि हम गलत साबित हो जाते हैं। सो ये तो, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारा प्रॉब्लम है। हालांकि यही मोदी जी हैं कि इनको अमेरिका ने बैन किया हुआ था, जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बने आप नहीं आ सकते, बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो उन्होंने की थी, जो गुजरात में मैसेकर किया था। लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म बने, इनके लिए रेड कार्पेट उन्होंने बिछाई। तो ये तो इंटरनेशनल पिक्चर अगर हम देखें तो हम तो काफ़ी कमज़ोर हैं। बल्कि मुझे तो अक्सर जब अपनी हम बात आजकल की कर रहे हैं तो मुझे खुदा ना खास्ता ऐसा कभी ना हो जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ हुआ था। तो अगर हम कभी ऐसे स्टेज पे जाते हैं और हमारे साथ अगर ऐसा हो वहां पे, तो पता नहीं हम एज अ कौम कभी अपनी जिंदगी दोबारा से सर उठा के जी सकेंगे या नहीं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा इस वक्त एज अ पाकिस्तानी। दूसरा मुंबई अटैक्स का तीसरा अभी तस्करा किया है शकील साहब ने, वो तो सर बाद में हमारे मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म ने कह दिया था कि वो पाकिस्तान ने करवाया था। तो ये तो अब
एक्सेप्ट नहीं, करना। आप तो बहुत बाद की बात कर रहे हैं। इस वाक़े के कोई 18 या 24 घंटे बाद हामिद मीर साहब एक इंडियन टीवी पे गए थे और उन्होंने बताया था कि जी अजमल कसाब था, उसका ताल्लुक यहाँ से, ये उसका गाँव है और ये यहाँ का है। जी ऐसे तो ही। ये और जी खबर तो मुझसे हमारे हाथ पूछे, से मुझसे पूछना बनता है आपका सबका। भला क्यों? शकील साहब बताएंगे। जी आपके नेबरहुड में हुआ ना, वो उसका जी ताल्लुक था उस मेरा गांव से। ग्राइंड जी था। जी जी। वो मुबैना तौर पे ही वॉज फ्रॉम दीपालपुर, ही वॉज फ्रॉम ओकाड़ा। तो अजमल कसाब जो है, तो हमें भी उस वक्त बहुत बुरा लगा था। जुगनू मोहसिन उसके घर पहुंच गई थी, नजम सेठी बहुत धुआंधार गुफ्तगू, अपना हामिद मीर भी, और हम ऐसे अहमक थे कि लगे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ कि नहीं जी नहीं, ये देखें जी, ये वही ज़बान बोल रहे हैं जो हमारे दुश्मन बोल रहे हैं, ये पाक फ़ौज का जो बयानिया है उसकी नफ़ी कर रहे हैं। और बाद में फिर उकदा ये खुला कि हमारा वज़ीर आज़म भी यही कह रहा है, और वही वज़ीर आज़म आज फिर आंख का तारा है। जी उन्होंने आज ये कहा हालांकि था, जी उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है तो उसके गांव में इतने खुफिया वाले क्यों फिर रहे हैं, क्यों लोगों को पाबंदी लगाते हैं कि आप इधर नहीं जा सकते, आप इधर नहीं जा सकते। बहरहाल वहां जाने वालों में हामिद मीर, टू द बेस्ट ऑफ माय रिकलेक्शन, हामिद मीर नहीं था, जियो की टीम जरूर गई थी। और जियो का ये कहना है कि उससे पहले डॉन में ये खबर छप चुकी थी और जी ठीक है। इंटरनेशनल, हाँ इंटरनेशनल लेवल पे इट वाज अ वेल नोन फैक्ट। लेकिन मैंने जुगनू मोहसिन को कैमरे समेत इस इवेंट को, इस स्टोरी को कवर करते देखा है। आई डोंट नो वेदर शी वॉज इन दीपालपुर, और बिकॉज इंसिडेंटली दिस इज हर विलेज टू। ये जिस विलेज की बात हो रही है, इट इज इन द नेबरहुड। यही वजह थी कि वाई जुगनू मोहसिन, क्योंकि शी इज ऑल्सो फ्रॉम, शी इज फ्रॉम रनाला खुर्द, इजंट शी? नहीं, शी इज फ्रॉम शेरगढ़। अच्छा ओके। तो शेरगढ़ जो है वो रिनाला खुर्द सड़क के दूसरी जानिब है, ये सड़क के इस जानिब है, दीपालपुर की तरफ है। वो तहसील रिनाला खुर्द है, ये तहसील दीपालपुर है, जो इनका गांव है। आई डोंट नो अब वो एग्जैक्टली कौन सा है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि मुस्तफ़ाबाद अगर है ना, तो ये डेफिनेटली इट इज़ इन दीपालपुर, और मेरा ख्याल है शेरगढ़ भी दीपालपुर में ही है। अच्छा आफ्ताब साहब, मैं शकील साहब की जो बात की, इसमें हमने कल भी ये डिस्कस किया था, आज का जो पॉडकास्ट पब्लिश हुआ है, कि 26 जानें ज़ाया हुई हैं, इस पे अफसोस तो बनता है। इसमें हम नहीं कह सकते कि ये वाक़या जो हुआ है इसको होना चाहिए था, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन हाइपोथेटिकली मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि पुलवामा का जब वाक़या हुआ था, तो उसके बाद कश्मीर में आर्टिकल 370 जो था वो एब्रोगेट हो गया था। लेकिन और अब ये जो पहलगाम का ये जो इंसिडेंट हुआ है, क्या देख रहे हैं आप कि इसके बाद इंडिया का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो हो रहा है वो तो खैर है, लेकिन एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या होगा उनका? ये इंडस वाटर ट्रीटी या इससे ज्यादा बियॉन्ड दैट? ये आप किससे पूछ रही हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ आफ्ताब साहब। तो मैं तो आपको बता चुका हूँ, मैं तो आपको पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, और जो बात मैं बता चुका हूँ, ये दोनों अहबाब मेरा ख्याल है ये लब कुशाई नहीं करेंगे उसके ऊपर, जानते हुए भी नहीं करेंगे। और मेरा अपना अंदाज़ा है कि इनकी, अब मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि बहुत सौ की राल टपक रही है गिलगित बल्तिस्तान पे, मकबूजा कश्मीर, जिसको हमारे कश्मीर को ही मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उसके ऊपर। और हमने भी, आपस की बात है, मैं साथ साथ ये ज़रूर कहूँगा, ना चाहते हुए भी मैं अच्छे लफ्ज़ों में तस्करा करना चाहता हूँ अपने इम्पॉर्टेंट नेशनल इश्यूज़ का, लेकिन आयरॉनिकली, अनफॉर्चुनेटली, आई हैव टू ब्लेंड देम विद दिस बैड टेस्ट, एंड द बैड टेस्ट इज, वेयर इज द प्रीएम्प्शन? हमने क्या किया है? हमने कैसे उसका पेशबंदी क्या की थी कि अभी आज से साल पहले, साल भी नहीं, चंद माह पहले, शकील साहब को डेट्स का भी पता होगा कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा था, मुजफ्फराबाद में क्या हो रहा था। ये कश्मीरियों के साथ हम क्या कर रहे थे, अपने कश्मीरी भाइयों के साथ क्या कर रहे थे, जो हमारा दिल, हमारी जान है, जो हम तो पकी पकाई पर यहाँ पे पहुंचे थे, वो तो बहुत कुछ छोड़ छाड़ कर हमारे साथ आके जुड़ गए थे और बहुत सारा कुछ फेस करते रहे और कर रहे हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान जो गेटवे है, पूरी कायनात का बिजनेस जो हो रहा है इस वक्त, चाइना जो कुछ करना कराना चाहता है, उसका सदरन आउटलेट है वो, तो हमने उधर क्या किया, क्या? तो इसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र है बहुत सारों की।
अमेरिका इस रूट को बंद करना चाहता है, इंडिया इस रूट को बंद करे या ना करे, वो तो चाइना को अपना रूट ऑफर कर रहा है ले हाईवे की तरफ से। शकील साहब, द्रास का इलाका, वो टाइगर हाइट्स के उस पार जो ले हाईवे, ले डिस्ट्रिक्ट है वो कारगिल की तरफ, वो बेहतरीन। आगे उसने ट्रेनें दे देने की, जनाब आए ट्रेन पे बैठे, आप क्या ट्रकों पे ख्वार होंगे, ट्रेन पे कार्गो करें जहां मर्जी जाएं, आप 3 दिन बाद रेड सी होंगे, ये हमसे गारंटी ले लें। तो वो चीज़ें वो ऑफर कर रहा है, लेकिन ये तो पीस ऑफ केक बना बनाया उनकी प्लेट में रख के देने वाली बात है कि हमने वो तमाम हदें पार कर ली कि वो जब चाहें। अब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जनाब लाइन ऑफ कंट्रोल है ही कुछ नहीं, तो अगर लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है कुछ, तो फिर वो आपको इसका मतलब भी समझाएंगे। क्या हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ है? मैं मिलिटरीली बात नहीं कर रहा, मैं मॉरल जो ग्राउंड्स हैं उनकी बात कर रहा हूं कि आपको सपोर्ट जो है, मोराल क्या है, सपोर्ट क्या है, वसाइल क्या है, ये सारी चीज़ें एक तरफ, और इन सब पर जो आइसिंग ऑन द केक है समीना खान, वो ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त आपको सपोर्ट कहां से, किस किस मुल्क, क्या फ्रांस आपको सपोर्ट कर रहा है, बरतानिया कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, सऊदी कर रहा है, यूएई कर रहा है, इसराइल कर रहा है, जापान कर रहा है, वो हर जगह पर तो वो मेंबर्स हैं किसी ना किसी, कहीं क्वाड्स है और कहीं क्वाड के साथ साथ अपना बीसियों और हैं उनके आपस के मामलात, सबके साथ दोस्ती है, यारी है। और हमारी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तवज्जो का मरकज़ एक चीज़ है, सिर्फ एक चीज़, कि कहीं ऐसा ना हो कि पीटीआई का नाम लेने वाला कोई रूए ज़मीन पर ज़िंदा रह जाए, उसको ख्वार कर दें, परेशान कर दें, उसकी कमर तोड़ दें, उसका बिजनेस फ्लॉप कर दें, उससे जीने का हक छीन लें कि वो पागल का पुत्र हमारे नाक तले पीटीआई का नाम लेता है। तो अल्लाह जब तक नहीं चाहेगा आप किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। तो जब तक वो है सो है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज करना चाहते तो बहुत अच्छा कर सकते थे, बेहतरीन अपने हक में खेल जाते। अच्छा कप्तान वो होता है, अच्छा जर्नैल वो होता है जो हर सिचुएशन को अपने हक में खेल जाता है। अब ये जो ट्रेजेडी हुई है, इसमें इसको मोदी साहब, भारतीय मीडिया, मैं समझ, शकील साहब मैंने आज ग्रुप में एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, कि नोबडी प्लेज द मीडिया बेटर देन द इंडियंस, अमेरिका इज एन एक्सेप्शन, कि जो भी सिचुएशन हो मीडिया को अपने हक में। अजीत, क्या आप मेरी करेक्शन की थी, अजीत धवल है, क्या है, दोवल, अजीत दोवल, मैं हमेशा धवल कहता, अजीत दोवल। तो अजीत दोवल ने, अमित शाह ने, फिर राजनाथ जी ने, एंड ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री उनके जो हैं, आज उनका ज़रा देखिए तख़य्युल का लेवल, कि बिहारियों के साथ वो अंग्रेजी में खिताब कर रहे थे। क्यों? ही वॉज प्लेइंग टू द गैलरी। क्यों शकील साहब? जी अच्छा समीना जी, एक मैं बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप इतने अरसे से यूके में हैं, एक वांटेज पोजीशन में हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जैसे जनरल बाजवा के दौर में एक पीस नेगोशिएट हुआ था इंडिया के साथ, जिसकी पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट्स छप चुकी हैं कि कश्मीर को फ्रीज करना था 20 साल के लिए, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आना था, पहले बलूचिस्तान जाना था एक मंदिर में, ट्रेड रिलेशंस और स्पोर्ट्स रिलेशंस को रिस्टोर करने का ऐलान करना था। क्या वो अच्छा ऑप्शन ना होता अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता? अच्छा शकील साहब, बीइंग अ कश्मीरी मेरे लिए बड़ी पेनफुल बात होती है जब इस वाक़े पे बात की जाती है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया गया और इतनी खामोशी से किया गया कि उसका ज़ख्म जो है ना, अब कश्मीरी महसूस करना शुरू हो गए। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो पीस या अमन की बात है उसको हम किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते। तो ऑब्वियसली यस, अगर उस पे गौर किया जाता, उसको मान लिया जाता, उस पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाती तो शायद कुछ बेहतर होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी हो सकता था। ये मुझे होता है, मैं ये एज़ अ कश्मीरी बात कर रही हूँ, ऐसा होते हुए नज़र नहीं आ रहा। हमारे यहाँ हमेशा हमने जो प्रॉब्लम्स देखी हैं और जिस तरीके से हम लोग सफ़र करते आ रहे हैं,
वो सफरिंग कभी ख़त्म नहीं हुई। हालांकि हमारे अमन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम इकोनॉमिकली इतने डिप्राइव्ड हैं, हमारे पास हम एडवांटेजेस, हम उन लोगों में से नहीं है कि हम कह सकें कि हम कश्मीरी हैं और हमें किसी किस्म की कोई एडवांटेज हासिल है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपने वो बात कह कि मेरे जो है ना वो दुख से जो जख्म है उन पे हाथ रख दिया है। सो आई डोंट नो, आप मुझे पता नहीं शकील क्यों। साहब मुझे भी हाँ मौका दीजिएगा इस पे जी जी। बात करने हाँ नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ आप किस किस पार्ट से हैं, विच पार्ट ऑफ कश्मीर डू यू कम फ्रॉम? वैली, मीरपुर आई थिंक। हाँ नहीं अच्छा मुजफ्फराबाद। अच्छा, मुजफ्फराबाद में मुजफ्फराबाद। पार्ट ऑफ तो वैली। और मैं आपको आपने बताऊं, आपने जो कहा धोखा हुआ आपके साथ, क्या धोखा हुआ? ये 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ, हम्म जिसकी आपने, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मतलब हम्म मेरे लिए तो सबसे बड़ा वो एक ऐसा दिन था कि वो एक हमारे यहाँ हमारी फैमिलीज में एक शोक का दिन था। मेरी दादी 47 में आई थी और हम्म वो उनकी डेथ भी बॉर्डर पे हुई थी, इसलिए वो कभी मूव नहीं किया उन्होंने, उन्होंने जमीन अलॉटमेंट नहीं ली कि मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं वापस जाऊंगी अपने रिश्तेदारों में और अपने लोगों में। वो नहीं जा हम्म सकी और ये किस्सा हमेशा के लिए जब खत्म हो गया, तो ये मेरे मेरे लिए और मेरी तरह के और बहुत से कश्मीरी हैं जो उसके हम्म बाद थोड़ा सा जागे हैं, उनको समझ आना शुरू होगी, अच्छा ये क्या हम्म हो रहा है और ये क्या हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे लगता है कि इस तरह की हमें कभी कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी या हमारे लिए कुछ ऐसा अच्छा होगा, बट वी आर, ये कि फॉर पीस, विद पीस ऑल द टाइम। तो इससे ज्यादा मेरा ख्याल में मुझे कहना नहीं चाहिए, वरना शायद मैं कुछ ऐसी बात कही जिसको मुझे बाद में अफसोस हो। सो आई थिंक मेरा हम इस ख्याल है कि टॉपिक हमें आपको हमें एक मौका सेशन देते हैं। जो है ना कश्मीर इशू पे भी रखना चाहिए, कि ये मसला पैदा कैसे हुआ, किन मराहिल से गुजरा, और कश्मीरी जो हैं वो ट्राइबल इन्वेजन को कैसे लेते हैं, जो लश्करी आए थे उधर से। शकील साहब कोई और दिन मुख्तस करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि इस वक्त तो हम इन तमाम मदारिज को तय करके बहुत आगे निकल गए हैं, हम तो अगली गैलेक्सी में भाई। तो इस वक्त कश्मीर की बात ज़रूर करेंगे। वो जो पास्ट को समझे बगैर जो है ना, मेरा ख्याल है कि आप फ्यूचर में भी नहीं कोई मीनिंगफुल कोई बात नहीं कर सकते, कोई अच्छा फैसला नहीं कर सकते। तो इट वुड बी गुड इफ वी डिस्कस द कश्मीर इशू सम टाइम, होपफुली सून। वी कैन हैव इट इमीडिएटली आफ्टर दिस। ये जो बाउट है, ये जो सूरत हाल है, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि ये आपको मौका देगी, क्योंकि अब एग्रावेट होती चली जाएगी और उसके बाद कश्मीर का इशू रहेगा नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो इसलिए वो वक्त गुज़र चुका है। तो वेले लंघ है तौबा वाले, रातां होके परंदियां नहीं। तो इसलिए अब द टाइम इज़ ओवर। अब कश्मीर इशू जो है किस्सा पारीना बनता जा रहा है। आप देख बन चुका लीजिएगा। है। बन चुका है, नहीं मतलब आने वाले दिनों में साबित हो जाएगा कि इसकी क्या हैसियत है, अब इसकी क्या रेलेवेंस है। बात चीज़ें होती हैं और इररेलेवेंट हो जाती हैं। तो मैं तो हमेशा कहता होता हूँ कि सबसे ज़्यादा इररेलेवेंट होते हुए अगर हमने किसी चीज़ को देखा है तो वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, कि जो ही पाकिस्तान बना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इररेलेवेंट होगी। आगे कायदे आज़म वफात पा गए, वो रही सही कसर भी निकल गई। तो कश्मीर इशू पे शकील साहब अब हम नए पैराए, नए जावियों से, नए एंगल से इंशाल्लाह बात करेंगे, होगी ज़रूर, क्योंकि आगे यही सिलसिला चलना है। अगले 10-15 दिन बाद तो पता नहीं क्या से क्या सूरत हाल होती चली जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली ये बेहतरी की तरफ भी तो चलना है ना सफ़र, ये सारा ख़राबी की तरफ ही नहीं है। तो फिर कर लेंगे इसके ऊपर बात। लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इसके ऊपर बात करता, मैंने फिर एकदम इसलिए रुका हूँ कि इस वक्त जो चीज़ इररेलेवेंट है उसका मैं इसकी निस्बत ज़्यादा लीपा पे जो एक्सचेंज ऑफ इसमें बदस्तूर जारी है बाय द वे, इस वक्त भी एज वी टॉक, एज वी स्पीक, वहाँ पे वो सिलसिला और वो इंटेंसिफाई हुआ है। कराची अलबत्ता खामोश है। पहली जो जी है बोलिए। मैं इससे इसलिए वाकिफ हूँ कि मेरे वालिद साहब की वहाँ पे पोस्टिंग रही और मैंने खुद 3-4 साल आना जाना रहा। सो जो वहाँ की बॉर्डर्स हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे मैं बखूबी वाकिफ हूँ। और वहाँ पे हमेशा जब भी फायरिंग होती है बहुत हैवी फायरिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी हाई रिजेस हैं। जी जी जी, मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रखी है, यहाँ पे भी रावला कोर्ट के पास भी अपने ड्रामे की रिकॉर्डिंग कर रखी है। और बल्कि हमने एक हमाकत की थी कि उसमें ये फ़ोनी जो होती है ना, एक जाली फायरिंग होती है जो बनावटी सी, हमने वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो कर दी। और तो वो आगे से उन्होंने फ़ौरन फ़ोन करके पूछा, वो मेरा ख्याल है अमन के दिन थे, कि भाई ये आप क्या हरकत कर रहे हैं, ये क्या है, कौन है, क्या हुआ है। उन्होंने कहा यार कोई ड्रामा बन रहा है, पीटीवी का है।
तो इस पर उन्होंने कोई जो है ना वो सरफ़े नज़र किया। हमारी हिमाकत थी कि हमने इन्फॉर्म बस एक हद तक कर रखा था, जो प्रॉपर इजाज़त ली जानी चाहिए ना इसकी, हर काम का जो कायदा होता है हम उसके मुताबिक नहीं करते। तो मुझे पता नहीं था कि ये भी करना है, तो ये हमने किया और इट कुड हैव बीन वेरी डेंजरस। जी, मैंने भी किसी और दोस्त से भी इस तरह की एक स्टोरी सुनी है कि वो इस तरह से जाके वो करीबी उन्होंने कोई शूटिंग वगैरह शुरू कर दी, तो इंडियंस ने खैर फोन करके पूछा कि भाई क्या चक्कर जी, वो है। फ़ोन ही करते, बिल्कुल फ़ोन किया था। जी जी। इधर मेजर साहब थे, ही हैड टू स्पीक ऑन माय बिहाफ, और मैं बल्कि सुन के देख के बड़ा खुश भी हुआ था कि बड़े प्लेटिट्यूड्स उन्होंने एक्सचेंज किए, गपशप की। तो कोई ऐसा वो नहीं था सिलसिला। फिर मैंने वो भी सुना उनसे कि बॉर्डर पे वो दिवाली पे मिठाई विठाई भी तकसीम होती है, एक्सचेंज होती है, ईद बकरीद पे शबरात पे हलवा जाता है, इस तरह की चीज़ें। यार क्या शानदार चीज़ें। और आज एक्सचेंज किस चीज़ का हो रहा है? बारूद का। फायरिंग का तो बहुत बड़ा। Pity, pity. बल्कि यस, आफ्ताब वेरी साहब वहां पर तो सैड। इंडियन आर्मी है, इतने क्लोज बॉर्डर है लीपा वैली में खास तौर पर कि बिल्कुल साथ एक बस बाढ़ है, तो वो अक्सर बैठ के शाम को गप्पे भी लग रही होती है। और अगर वहां पर बच्चे और फैमिलीज आती हैं तो वो कहते हैं प्लीज हमसे बात करो, क्योंकि उनकी जो फौज है वो बहुत दूर से आती है। नॉर्मली हमारे यहाँ जो फौज डिप्लॉय है वो लोकल्स होते हैं, तो वो अपनी फैमिली से महीनों महीनों नहीं मिलते हैं, तो उनको एक बड़ा होता है कि हम बैठ के हमारे साथ गपशप लगाओ, बातचीत करो। तो वो यस। दोस्ती भी उनकी रहती है, और आजकल के मौके पे तो ऑब्वियसली देन दे आर एनिमीज। ख़वातीन हज़रात, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारे नौजवान दानिश्वर, इंतहाई पढ़े लिखे और प्यारे दोस्त हुसैन नदीम ने फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। और ये बहुत सारे थिंक टैंक्स में अपना फुटप्रिंट छोड़ के आए हैं। आप ग्रेजुएट हैं जॉर्ज टाउन से, आपने एमफिल किया कैम्ब्रिज से और पीएचडी सिडनी से करके काफ़ी नजीबुत तरफ़ैन किस्म के दानिश्वर हैं, और इंडिया पाकिस्तान मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। ये पहले हमारी तरह बहुत ज़्यादा दिल फेंक थे, जो कुछ मुताला पाकिस्तान कहता था ये भी यकीन कर लेते थे हमारी तरह। बड़े मासूम थे, शक्ल से भी आपको बड़े मासूम लगेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि हमसे भी ज़्यादा इफाका है इन्हें आजकल। जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? ताब भाई, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक ठाक। आई होप आप भी खैरियत से हैं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम आज गपशप कर रहे हैं, ऐसे एक प्रीलिमिनरी सी गपशप है, सिचुएशन रूम हमने बना रखा है कि कुछ भी अगर कोई होता है, कोई मामलात होते हैं, तो हम बेखबरी में ना मारे जाएं। एक जर्नलिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी अहानत की, शर्म की बात होती है कि हमें पता ही नहीं यार। और जब से ये गरीबुल वतनी का एक तौक गले में पड़ा है, उसके बाद तो लगता है कि हमें पता ही नहीं। अब अंदाज़ा हो रहा है कि हम वतनियों से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ट्विटर भी खुला है, इंटरनेट भी खुला है, और वो जो इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन हाईवे पे ट्रैफिक है वो इधर से होके जाती है, उधर तो जैम का शिकार है। तो ज़रा बताइए कि आप कैसे ले रहे हैं इस दफ़ा इंडिया पाकिस्तान जो तसादम की कैफियत है? इज़ इट रियली दैट सीरियस, या ऐसे ही फिर हर दफ़ा की तरह शोर शराबा ज़्यादा है? आफ्ताब भाई, इसमें जो है ना, एक चीज तो है कि एक ही स्क्रिप्ट है जो बार बार चलता आ रहा है शुरू से लेकर अब तक। जो है ना, देयर इज अ स्क्रिप्ट जो कि बार बार रिपीट के ऊपर है। मगर इस बार थोड़ा सा जरा स्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस आ गई हैं और वो डायनामिक्स भी चेंज हो गए हैं। और उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि कुछ जो की एलिमेंट्स और मैट्रिक्स होते हैं ना आपकी स्टेट पावर के, वो चेंज हो गए हुए हैं। अगर हम 2019 को उठा के देखें, 2008 को उठा के देखें, जो दो बड़े मामला हुए, मुंबई के अंदर हुआ और उसके बाद 19 के अंदर आपका बालाकोट वाला हुआ, और अब ये वाला, अगर हम तीनों की डेटा उठा के देखें तो जो कुछ एलिमेंट है ना वो चेंज हो गए हुए हैं। वो है स्टेट पावर के। 2008 के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक नई नई डेमोक्रेसी आई थी, अमेरिका का एक बहुत बड़ा मेजर स्टेक इन्वॉल्व था, मुशर्रफ दौर खत्म हो रहा था, तो वो एक फिजा ये थी कि यार एक नई हुकूमत आई है, किसी ने फुलझड़ी छोड़ने की कोशिश की है तो इसको रफा दफा करें और तरीके से इसको हैंडल करें। हालांकि दो जो मुंबई में अटैक हुआ था उसके बाद इंडिया ने वो रिटेलिएशन नहीं की थी और उसको बहुत ज्यादा रोकने में अमेरिका का हाथ था, क्योंकि अमेरिका उस वक्त अफगानिस्तान में बिजी था। अब अगर आप देखें तो अमेरिका का वो पाकिस्तान के अंदर वो वाला स्टेक्स नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो अमेरिका का मिडिशिएटर बनने का या इंडिया को रोकने का जो है वो वाला उस तरह से इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी चीज है इकोनॉमिक। जब मुशर्रफ एरा खत्म हो रहा था तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत डिफरेंट थी। 2019 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो इकोनॉमी
डोमेस्टिक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बहुत डिफरेंट थी। 2022 में जो हम देख रहे हैं, सबसे बड़ा मसला है कि देखिए आपके पास एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है जो कि पिछले 2 साल से अपनी लेजिटिमेसी और उसके चक्कर में है, लड़ रही है। दूसरी चीज है, इकोनॉमिक कंप्लीटली मेल्टडाउन हो चुका है आपका मुल्क का, डे टू डे चल रही है, आईएमएफ का आज लोन आ गया, कल आ गया उसके ऊपर। और तीसरी चीज ये कि जो पब्लिक सपोर्ट होती है फौज के साथ, वो आपका एक डिमिनिश्ड हो चुकी हुई है, और जो मोरल ऑफ द मिलिट्री और जो पब्लिक अप्रूवल ऑफ द मिलिट्री है वो इतना लो है कि आप जंग तो कर सकेंगे, मगर जो जंग का फॉल आउट होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी मिलिट्री या एसोसिएशंस ऑफ द डिपार्टमेंट, ये जो हमारे हैं। यहाँ पे जो मेजर चेंज आ गया, देखो इसको, वो जो इंडियंस हैं उनका जो डिसीजन कैलकुलस होता है उसके नेशनल सिक्योरिटी के अंदर, वो उसको कंप्यूट करते हैं कि 2019 में, 2008 में और अब में क्या क्या फर्क है जो मैंने आपको बताए हैं। उसकी बेसिस के ऊपर देखें, आई कंक्लूड इट ओवर है कि इंडिया के पास बहुत ज्यादा इस वक्त एक इंटरेस्ट होगा कि हम जो है फॉरवर्ड पिच पे खेलें। तो अभी उन्होंने पहली अपनी पिच खेली है जिसके अंदर उन्होंने डिप्लोमेटिकली जो टाइज भी खराब की हैं और इंडस वाटर ट्रीटी को अटैक किया है। दूसरा, इसके ऊपर वो स्केल करेंगे कि हम डायरेक्ट अटैक पे भी जाते हैं, बिकॉज उन्होंने स्मेल कर ली है वीकनेस कि पाकिस्तान के अंदर इसका कोई लीडरशिप नहीं है, आर्मी चीफ जो है वो वीक है। नाउ इज द राइट टाइम टू गेट थिंग्स टू डू ओवर हियर, सो आई स्टॉप इट ओवर हियर। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि जो चेंज हो गई है वो पावर डायनामिक्स चेंज हो गया है, और इंडिया की एबिलिटी टू एक्ट जो है वो उनको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, जिसके अंदर दे माइट बी वेरी टेम्प्टेड कि वो अटैक कर सके इस वक्त जिस तरीके से भी कर सके। और जो सपोर्ट उन्होंने इर्द गिर्द से इकट्ठी कर ली, मैं तो हैरान हो रहा हूं। और ये बहुत बड़ा ऑनस्लॉट है उनका, ये उनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है डिप्लोमेटिक। मैं समझता हूं उनको यकीनन वारी सदके जा रही होगी उनकी हुकूमत अपने डिप्लोमेट्स की, कि जो जो मुल्क है वो खराज तहसीन पेश करता चला जा रहा है कि हमारा इंतहाई शानदार दोस्त, उसके साथ ये जुल्म हो गया, उसके साथ ये ज्यादती हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था, ताज़ा तरीन किसी यूरोपी मुल्क ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है कि जनाब ये बड़ा शकील साहब, यू वुड लाइक टू हैव अ वर्ड विद हुसैन नदीम। जी बिल्कुल। सऊदी जो प्रिंस हैं उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी से कि आपको क्या हेल्प चाहिए, हमारी बड़ी ज्यादती हुई है आपके साथ। अच्छा हुसैन साहब ये बताइएगा कि क्या सऊदी अरेबिया या यूएस कोई रोल प्ले करेंगे कि डी एस्केलेशन हो? देखिए, इस वक्त जो है ना ग्लोबल डायनामिक बहुत आपकी शिफ्ट हो चुकी हुई है, और उस शिफ्ट के अंदर जो पाकिस्तान है वो एक मिड प्रायोरिटी कंट्री में कंसिडर होता है, हाई प्रायोरिटी नहीं है। अफगानिस्तान का मामला खत्म हो चुका हुआ है, तो पाकिस्तान की जो प्रायोरिटी है वो मिड, मैं लो प्रायोरिटी भी नहीं कहूंगा, जैसे लोग कहते हैं नहीं पाकिस्तान की लो प्रायोरिटी है, मिड प्रायोरिटी है। उसके अंदर जो डायनामिक्स है वो चेंज हो गए हुए हैं, जहां पे देखें अभी जेडी वैंस साहब जो हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो इंडिया में गए हुए थे, और उन्होंने बड़ी कोशिशें की टू वू दी इंडियंस कि जी आप हमारी साइड पे रहें, चाइना के साथ ये न्यूट्रलिटी खत्म करें, हमारे साथ फुल ऑन बोर्ड आए। तो देखिए इंडियंस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम उनको कहते रहे कि जी हमें ये काम नहीं करना, एंड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम पिछले कुछ सालों से इंडिया बार 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 अमेरिका को कह रहा है कि आपने ये जो ब्लैंक चेक दिया हुआ है पाकिस्तान को, ये खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ब्लैंक चेक है इसकी शय के ऊपर वो हमें तंग करते हैं। तो अमेरिका जो है इस वक्त आ गया हुआ है बहुत शदीद प्रेशर में, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान को हैंडल नहीं करता इंडिया के लिए, तो उनकी जो एशिया पैसिफिक स्ट्रैटेजी है और जो उनकी ग्रैंड स्ट्रैटेजी है चाइना के अंदर, उसके अंदर इंडिया जो है उनके साथ पीछे हो जाएगा। तो इंडिया को इस वक्त जो है अपीज करने के लिए या करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का जो एक अकाउंट है ना वो सेटल करना है। अब उसके अंदर उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है जो बहुत अरसे से चलती आ रही है, वो डी न्यूक्लियराइजेशन के ऊपर, कि ये मुल्क जो है इसकी इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और इसकी जो चीजें हैं वो सस्टेन नहीं कर सकती एक न्यूक्लियर पावर। तो एक डी न्यूक्लियराइजेशन से रिलेटेड कन्वर्सेशन है कि क्या पाकिस्तान आगे इन हालात में चलता रहा तो इसको न्यूक्लियर पावर भी मजीद जाना पॉसिबल भी है या नहीं है, तो एक वो चीज है। दूसरी उनकी चीज ये है कि अगर हमने पाकिस्तान को किसी तरह से स्टेबलाइज करना है कि ये इंडिया के ऊपर अटैक ना करे, तो हमारे पास क्या लेवरेज है, और अमेरिका के पास बेतहाशा लेवरेज है इस वक्त, फ्रॉम आईएमएफ टू टू यू नो दी सैंक्शंस एंड एवरीथिंग। और देखिए यहाँ पे बात दोबारा मैं दोहराऊंगा, जब मुल्कों के अंदर इलेजिटिमेट गवर्नमेंट्स हो, वीक गवर्नमेंट्स हो, जिनके पीछे पॉपुलेशन ना हो और इकोनॉमिक बेस ना हो, तो वो तो डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले ही नहीं सकती। सो आई मीन इट इज अ जोक राइट नाउ व्हाट वी हैव इन पाकिस्तान, एंड सॉरी टू से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए, आफ्ताब भाई भी बैठे हुए हैं,
I know Aftab bhai has been, a great supporter of the whole Pakistan, and we together with him have worked together. मगर देखिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए कि पाकिस्तान की इस वक्त जो जो एबिलिटी और जो डिसीजंस का होता है ना, मैंने गवर्नमेंट पे काम किया कि आपके पास जो डिसीजंस ऑप्शन होती है वो आपके पास नेक्स्ट टू जीरो है। आपके पास कोई डिसीजंस की ऑप्शन रही नहीं है। तो इस केस के अंदर अमेरिका जो है वो आपको स्क्वीज करेगा। और जो दूसरी चीज जो आपने सऊदी अरब की बात की, देखिए सऊदी अरब आपसे बड़े अरसे से बहुत एहतराम से, सऊदी देखें बड़े अच्छे लोग हैं, उनका जो क्राउन प्रिंस है वो बहुत अच्छा एक ही इज अ गुड ह्यूमन, जो कि बड़े अरसे से एक तरीके से पाकिस्तान को समझा रहे हैं कि देखिए ये मामला आप ठीक करें अपने। वो कभी प्यार से समझाते हैं, कभी आपको वो लोन ना दे के समझाते हैं, मगर हमारों को समझ नहीं आ रही कि देखिए सऊदी भी आपसे नको नक हो चुके हैं, अगर मैं पंजाबी में कहूं, कि उनका भी अब आपके साथ वो वाला ये है कि जी उनकी इंटरेस्ट इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा है, आपके साथ भी इंटरेस्ट है, मगर आपकी अगर कुछ एडवेंचर्स हैं या आपके मुल्क से कुछ एडवेंचर्स हो रहे हैं तो वो उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। आपने चाइना मिस कर दिया है, चाइना के बारे में भी मैं यही कहूंगा कि उनका भी जो है इस वक्त जो टेम्परामेंट है ऑन पाकिस्तान, वो नहीं है जो 2019 में था, 2008 में था या पहले था। तो इस तरह ग्लोबल डायनेमिक्स भी चेंज हो गए हैं, रीजनल डायनेमिक्स भी चेंज हो गए हैं, मगर जो पाकिस्तान के जो लोकल डायनेमिक्स है ना, वो कोई भी वॉशिंगटन में हो, लंदन में हो, चाइना में हो या आपका रशिया में हो, वो पाकिस्तान के लोकल डायनेमिक्स से जो है ना वो सारे जरा कतरागे में है। आपकी बातें सुन के हुसैन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे हालात तो कहीं भी अच्छे नहीं है। मतलब ये कि अब हम मान लें डिफीट के, हाँ ठीक है, अब तो हम जिस जो हमारे हालात हैं अब तो हमारा बस कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये तो काफी डिस्करेजिंग चीज है। आप खबर सुनना चाहती हैं कि ख्वाब सुनना चाहती हैं, ख्वाहिश सुनना चाहती हैं? आप अगर चाहती हैं तो मैं इस काम में बहुत तेज़ हूँ, मैं जानता हूँ, मैं बड़ी आला चीज़ें आपको बता सकता हूँ। ओ हो, यहाँ से शुरू करेंगे हम। तो आप अगर इन चीज़ों से खुश होती हैं तो छोड़ें, आपको भी पता है, आप भी मैच्योर हैं, आप समझती हैं कि नविश्ता दीवार यही है, हमने कोई कसर छोड़ी नहीं। लेकिन अब वक्त है, हम तो कहते हैं कि जाएं और लड़ें, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, आपके पीछे। हम उस तरह वो रोल नहीं प्ले कर पा रहे, जाहिर है, जो करते थे, जिसका अभी जिक्र थोड़ा सा किया हुसैन नदीम ने। हम तो एक्स्ट्रा माइल किया करते थे भाई, बदनामी मोल लेते थे, बहुत कुछ अपने घर वालों से सुना करते थे, कहो जाओ तुम्हें तो उनकी फिक्र है। तो उनकी फिक्र थी, वो खुद ही इससे महरूम होना चाहते थे, उन्होंने यकीन ही नहीं किया, एतबार ही नहीं किया हमारा। तो जी मेरा जी, आपकी बोलिए में बोलिए जो हुसैन। आई अंडरस्टैंड आपने जो सवाल पूछा वो ये कि जी इस सारे डिस्करेजिंग एनवायरनमेंट में कोई सिल्वर लाइनिंग भी है या नहीं है, या कुछ कोई कुछ, हाँ, कुछ होप कुछ भी है हो या कि नहीं। होप होगी कि नहीं। देखिए मैं पाकिस्तान के बारे में पिछले दिनों भी कुछ आर्टिकल लिखे हैं, जगह जगह येल में भी टॉक दी। मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आफ्ताब भाई कहीं मुझे कहेंगे कि तू जो है ना वो ऑडियंस को नहीं समझता, मगर मैं फिर भी कोशिश करूंगा जरा साइंटिफिक समझाने के लिए। पाकिस्तान देखिए Go क्वांटम ahead, go स्टेट ahead. में, ठीक है, एक जो क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स है, जो कुछ प्रिंसिपल्स है ना, पाकिस्तान एक क्वांटम स्टेट में है। और वो ये है कि उस क्वांटम स्टेट में पाकिस्तान के लिए ये बेस्ट ऑफ द टाइम भी है एंड इट इज द वर्स्ट ऑफ द टाइम। जो चार्ल्स डिकेंस की मशहूर किताब थी ना, इट इज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इट इज द वर्स्ट A ऑफ द tale टाइम्स। of two पाकिस्तान cities. अ टेल ऑफ टू सिटीज, बिल्कुल पहला उसका पैराग्राफ। सो उसके अंदर पाकिस्तान एक उस क्वांटम स्टेट में है। इफ यू डू द राइट थिंग्स आउट ऑफ दिस सिचुएशन, यू कैन ग्रो ऑन टू बिकम एक जबरदस्त किस्म की आप पावर बन सकते हैं ग्लोबली। और अगर आप राइट चीजें नहीं करते, गलत लीडरशिप है, गलत डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो आपका वजूद बस जैसे अफगानिस्तान चल रहा है, सोमालिया चल रहे हैं, बेतहाशा मुल्क है, कोलैप्स स्टेट्स हैं जो चलती जा रही हैं, उस तरह से भी हो ऑब्वियसली। सकता है। जी। ना इसकी मैं ये देता हूं कि देखिए यहाँ पे हम तो अब ये झटका लगे ना, एक्सटर्नल शॉक लगे तो हम एकदम से परेशान हो गए। पिछले 2-3 साल से जो पाकिस्तान में हालात चल रहे थे, और मैं ये बार बार लिख रहा था इस बारे में कि देखिए अगर आप जो एक ब्रिंकमैनशिप कहते नहीं, पॉलिटिक्स ऑन द ब्रिंक, कि जो हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट खेलती है कि मुल्क को बिल्कुल आपने ले गए ब्रिंक पे, और वहां पे अब आप उसको सस्टेन कर रहे हैं ताकि ये जो पॉलिटिकल आपका चैलेंज है, इमरान खान है, ये है वो आपका सिक्योरिटी स्टेट और इमरजेंसी के अंदर जो है वो आपके रास्ते से हट जाए। मगर उसको खेलने में एक प्रॉब्लम होती है, और वो ये होती है कि अगर इलाके में या रीजन में कोई एक्सटर्नल शॉक लगे, एक्सीडेंट हो, कोई पटाखा बज जाए, तो वहां पे आपके लिए फिर वो सिचुएशन जो है वो सुसाइडल हो जाती है, जो कि अब हो चुकी है।
क्योंकि 2 साल से आपने मुल्क को एक बड़ी खतरनाक जगह पे खड़ा किया हुआ था। एंड पीपल लाइक मी जो कि बार बार पॉलिसी के ऊपर लिख रहे थे कि यार ये काम इतना डेंजरस है कि अगर गलती से भी एक्सीडेंट हो गया तो आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा व्हाट टू डू। और वो हुआ। अब वो हो चुका है एक्सीडेंट, अब उसका फॉल आउट जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या होगा। देखिए इसमें सारी चीज घूम घुमा के आ जाती है पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसी। आज अगर ये चाहें, आज राइट नाउ एज ऑफ 7 बजे वॉशिंगटन डीसी टाइम के, अगले घंटे में अगर कोई वफ्द जाके अडियाला जेल में जाके कहे कि जी सर गलती हो गई है, बाहर आ जाए एंड ये कौम को इकट्ठा करें दोबारा, तो बमुश्किल 24 घंटे के अंदर आपकी जो पॉजिटिविटी, होप और जो एक जो नेशनल यूनिटी है वो रिटर्न कर सकती है। लेकिन मगर लेकिन यहाँ पे देखें। जी सॉरी, जी कल आफ्ताब प्लीज। साहब ने ये सवाल मैंने आफ्ताब साहब से किया था और उन्होंने कहा था कि अब अगर आप उनको भी ले आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मेरी ओपिनियन थी। ये इनका नाम हुसैन नदीम है, नॉट आफ्ताब इकबाल। नहीं, मैं आपकी बात, उन्होंने जो बात यार सहमति में बिल्कुल सो उनको भी आफ्ताब बुला भाई लें। ठीक कह रहे हैं कि आफ्ताब भाई ने, आई एम अज्यूमिंग कि उन्होंने जिस बारे में कहा होगा वो बिल्कुल ठीक कहा होगा कि अगर आप वॉर कैलकुलेशंस देखें तो वो तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। खान साहब भी बाहर आ जाए तो आपके कोई टैंकों ने उड़ना तो नहीं शुरू कर देना। सो वो तो आई एग्री। बट एक चीज होती है परसेप्शन, और वॉर जो है वो आपकी 80%, आफ्ताब भाई वुड एग्री, वो परसेप्शन के ऊपर बिल्ट होती है आपकी। कि अगर इन हाउस चेंज आ जाता है यहाँ पे एंड एकदम से कॉम मोबिलाइज हो जाती है तो वो एक मेट्रिक जो है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी जब अपनी डिसीजंस लेगा उसके अंदर वो आ जाएगा कि यार एकदम से यहाँ पे चेंज हुई है, देयर इज अ न्यू सेटअप देयर, मुल्क यूनाइट हो रहा है आपका, एंड दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एंड देखिए एक पूरी पीटीआई की मशीन है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, सोशल मीडिया है, जो कि इस वक्त तो देखे ना पीएमएलएन के या देखें इनके अकाउंट या इनकी सुनो, उन्होंने तो एक लफ्ज भी नहीं बोला इस सारे के ऊपर। वो तो सब चुपचाप बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि किस तरफ हवा चलेगी। बट जी, व्हेन द वो थिंग्स पता क्या चेंज कह रहे हैं? तो वो आई एम सॉरी, मैं साथ लुकमा दे रहा हूं। मैं देख रहा हूं, मीम्स भी देख रहा हूं, मैं कमेंट्स भी देख रहा हूं कि जनाब हम तो न्यूट्रल हैं, कि हम तो न्यूट्रल हैं, हम आपके साथ इतना ही हैं जितना आप हमारे साथ हैं। सी किस कदर सार्कास्टिक ये चीजें हैं जो चल रही हैं। ऐसा ही हो, आप इस तरह की फसल बोएंगे, मैंने कहा इसमें से थोर उगता होता है, इसमें से कैक्टस पैदा होता है, शतूत का दरख्त या अंजीर का दरख्त नहीं उगता। तो सॉरी, आप कंटिन्यू करें प्लीज। तो इसी बात से मैं आगे लेके जाऊंगा कि देखिए यहाँ पे एक जो, अगर मैं फौज की तरफ से एज अ फौजी एनालिस्ट अगर देखूं तो 2019 में और इस वक्त जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये कि मिलिट्री को एक सिविलियन पॉलिटिकल फोर्स चाहिए होती है साथ, जो कि स्ट्रांग हो, ट्रू। जो कि मिलिट्री को कवर दे और वो करे। 2019 में आपके पास एक ग्लोबली पॉपुलर लीडर था और उसके साथ एक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया मूवमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा भी आपके पास था। तो जब आपके इंडिया के साथ हालात खराब हुए तो आपकी जो पीटीआई की सोशल मीडिया है उसने बेसिकली नेशनल सोशल मीडिया का किरदार दिया और मैसेजिंग पहुंचाई जहां 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 पे भी हो सकती थी। तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली और कॉम्स वाइज, जो हम स्ट्रेटेजिक कॉम्स कहते हैं, उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे छोड़ा हुआ था। अगर आप ये गौरव आर्या जो उनका ये इंडियन नेटवर्क्स जो इंटेलिजेंस के हैं वो ऑपरेट करते हैं, इनका साई ऑप्स हो रहा, आप उस टाइम पे अगर उनकी कन्वर्सेशन सुने तो वो पिट रहे थे उस टाइम के ऊपर कि जी ये हम जो मर्जी कहते रहे मगर पाकिस्तान ने तो अपना नैरेटिव चला लिया, नैरेटिव में तो वो जीत रहे हैं, दे यूज टू एक्सेप्ट दिस। फर्क क्या है आज का कि आपके पास एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि लोकली इज, आई डोंट लाइक टू यूज दिस वर्ड, बट पीएमएलएन इस वक्त पंजाब में लोकली हेटेड पार्टी है, उनको लोग गालियां देते हैं। दूसरी चीज, लेजिटिमेसी नहीं है उस पार्टी की। तीसरी चीज, द शरीफ फैमिली हैज देयर ओन पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट्स विद द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट। तो उसमें ये है कि उनका इंटरेस्ट भी, नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो आ रही है कि उनसे कोई पूछ रहा है कि आप कोई बयान दें तो वो मुंह उधर करके निकल पड़े। देखिए यहाँ पे शरीफ फैमिली ने कभी भी इंडिया से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी, खास तौर पर जब शरीफ फैमिली को पता है कि वो गवर्नमेंट में नहीं है या अगर हैं भी तो वो चला नहीं रहे। अब वो क्या करेंगे, वो चुपचाप बैठेंगे, फौज को पिटने देंगे, दे विल लेट द फौज बी द फॉल आउट। एंड उसके ऊपर ये कि या फौज पहले उनको डंप करेगी, क्योंकि शरीफ फैमिली ने तो ऑलरेडी मेरे ख्याल में फौज को डंप करने की तैयारी शुरू कर दी हुई है। अब हाँ, उसमें लगता यह कुछ कि ऐसा ना, ही है। लगता कुछ जी जी, ऐसा ही है कि वो देर वेरी ऑल हैप्पी द विद द साइंस आर देयर, सिचुएशन। हाँ, दे वुड खामोशी बी में वो। हैप्पी। देखिए शरीफ फैमिली की आप देखें, उनके कारगिल से लेकर अब तक के आप देखें जितने भी उनके जो एहसासात हैं या जो उनके इंटरेस्ट रहे हैं, तो उनके तो इस वक्त इंटरेस्ट में ये है कि वो साइड जरा बैक स्टेप करें, फौज को मार खाने दें, जलील होने दें, चीजें करने दें,
एंड फौज देखें अकेले विदाउट अ पॉलिटिकल सपोर्ट एंड पार्टी ये लड़ ही नहीं सकती जंग, ये हो ही नहीं सकती है आपकी कि आप जंग लड़े, पीछे से आपकी पॉलिटिकल फोर्स ने जो है वो पॉलिटिकल पार्टी ने या गवर्नमेंट ने वो प्लग खींच लिया आपका। सो ये चीज फौज के लिए इतनी डेंजरस है मेरे नजदीक के ये एंड आई एम देखें हमारे फौजी भी बहुत चीजों में है, मगर उनको पॉलिटिकल स्मार्टनेस है कई चीजों में जहाँ पे उनको अपना इंटरेस्ट नजर आ रहा होता है। तो ये चीजें फैक्टर इन करेंगी कि क्या होगा क्या नहीं आप होगा, मगर वो यहाँ फंस पे गए में अब सारे। यहाँ पे इनके फंस जाने से एक हिस्ट्री का मैं छोटा सा एक आपको टच दे दूं कि, और शकील साहब को भी याद होगा, आपको भी याद आ जाएगा, हुमायूं गौहर ने लिख रखा है इसके ऊपर, इसका तस्करा कर रखा है कि भुट्टो साहब से पूछा गया जी आपने ये 65 की जंग क्यों करवाई, आप वजीर खारजा थे, आप इसको कंट्रोल करते। उनका जी मेरी तो ख्वाहिश थी कि हो। उनका क्यों? कहता फौज को पिटवाने का इससे बेहतर कोई तरीका ही नहीं था। ये हुमायूं गौहर लिख चुका है। अगर देखा जाए तो इस कदर आइडेंटिकल सिचुएशन है, इस कदर आइडेंटिकल, ये जो कनाइवेंस थी, ये जो बल्कि मैं समझता हूं साइलेंस थी ना, ये साइलेंस ऑफ द लैम्स जो हम देख रहे हैं, ये क्रिमिनल साइलेंस है। और अफसोस, सद अफसोस कि इनको फिर भी समझ नहीं आ रही। समझ आ चुकी है, अब देर बहुत हो गई है, अब देर बहुत हो गई है समीना जी। ये अब इर्द गिर्द देखते हैं, बगलें झांकते, मैं इन्हें महसूस करता हूं। आप जितने मर्जी जरी हो जाएं यार, 6-6, 7-7 फुट के माशाल्लाह बड़े बेल्ट वाले जिमर्स हो जाएं आप, लेकिन ये आपका काम नहीं है। ये काम जो है ना, ये आपका नहीं है। अल्लाह ने आपको इससे महरूम रखा हुआ है। तो आपने चूंकि फितरत के खिलाफ चले, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट जानते हुए कि अगर ये हैं तो हम उनसे तो बहुत बेहतर है, ऐसी बात नहीं है। देखें ये जो ये है ना, ये आपको कैसा वो लगा रहे हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन, कि आज उसने मुंह खोलने की जहमत गवारा नहीं की। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बुरा लगा। हालांकि पार्टी तो खैर मेरी कोई भी नहीं है, मैं आपसे वैसे ही दूर हूं और आपको बकायदा नापसंद करता हूं मियां साहब, क्योंकि आपने गलत वक्त पर एक गलत चीज की। अल्लाह ने आपको बड़ा मौका दिया था, आपने उसका फायदा नहीं उठाया और मुल्क को कोसों दूर फेंक दिया। आज आपको बोलना चाहिए था थोड़ा सा। आपके अंदर एक तो अखलाकी जुर्रत नहीं हुई, दूसरा इट वॉज अ क्रिमिनल कनाइवेंस, इट वॉज अ क्रिमिनल साइलेंस, आई टेल यू। अगर आप सोचते हो ना कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को बहुत पता है। ये जो मैंने आज हुमायूं गौहर वाली बात की है ना, इसको जोड़ते हैं। ट्रेजिडी ये है कि वो लोग जो जोड़ने वाले हैं ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। जो थे उनको आपने मालो जर की जो चकाचौंध है उसमें इस कदर डबो दिया है कि उनके यहाँ अक्लो खिरद रही नहीं। अल्लाह मत ही मार देता है, अल्लाह चाशनी और तासीर ख़त्म कर देता है। जो दानिश की होती, दानिश की एक तासीर होती है, तो वो ख़त्म कर देता है। तो इसलिए आपसे बदला लिया जा रहा है। ये मैं जिनसे मुखातिब हूँ, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आज अगर आपके साथ ये लोग नहीं खड़े, और क्या समीना जी आपको नहीं याद, मैंने यही बात उस दिन भी कही थी जिस दिन जाफर एक्सप्रेस हुई थी, कि आपके साथ ये खड़े नहीं हुए, ना सिंध वाले खड़े हुए, ना पंजाब वाले खड़े हुए, ये किधर है? इसलिए कि इनके ताने बाने जो है ना, वो कहीं और से इनके वो डांडे मिलते हैं। इसलिए इनके अंदर इखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि हम ये बात करेंगे। तल अवीव माइंड करेगा, तल अवीव भी माइंड नहीं करेगा, वाशिंगटन डीसी भी माइंड करेगा, फिर जाके दिल्ली माइंड करे। तो ये एक अजीब ट्रायोज हैं जिनको समझ नहीं पाए हमारे दोस्त। तो फिर अब मौज करें, इट्स टू लेट नाउ। अच्छा, बात है। अस्लाइट करेक्शन, ये जो बात है ना तारिक अली ने लिखी है एक्चुअली 65 की जंग के हवाले से ना, नॉट हुमायूं गौहर। तारिक अली को कोट किया हुआ है हुमायूं गौहर ने। हाँ, वो कोट किया होगा ओरिजिनली, ओरिजिनली, क्योंकि मैंने ये इधर से हुमायूं गौहर से पढ़ी है। हुमायूं गौहर ने इस पे गुफ्तगू कर रखी है, अच्छी तरह याद है मुझे। एक ज़माना था जब ये लोग पीटीवी में या नए नए जो चैनल्स बने थे प्राइवेट, इनमें आके बातें किया करते थे। अब तो धींगा मुश्ती हो रही होती है और तरह के प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं। आज मैंने कोशिश की थी सैयद मशाहिद हुसैन को रिक्वेस्ट करने की, लेकिन वो भी इस कदर शर्मीला टैगोर वाक़े हुए हैं कि जब ऐसी ज़रूरत होती है तो गायब हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर उनका होना बहुत
लाजवाब होता, वो बड़े शानदार आदमी हैं। लेकिन शकील साहब, डू यू सी द सिमिलैरिटी, डू यू सी द एनालॉजी? दैट्स राइट। कैसी आइडेंटिकल सिचुएशन है कि अयूब खान से इतना हसीन इंतकाम एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री। देखें लोगों की इडियोसिंक्रेसी क्या क्या कुछ करवाती है। और आज वो जो मुस्कुरा रहे थे ना, मैं तो समझ रहा था वो रिपोर्टर बेचारा मासूम था, उसको क्या समझ के उनका मियाँ साहब पता नहीं आज चुपदा रोजा रखा, मियाँ साहब पता नहीं कोई दवाई ली, मियाँ साहब बोल नहीं रहे, गूंगे हो गए ना। मैंने इवन शहबाज गिल को ये कहते सुना कि मियाँ साहब आज गूंगी परफॉर्मेंस दे रहे थे। आई विश आई कुड टेल, आई ट्राइड टू कॉल शहबाज गिल ऑल्सो जस्ट टू टेल हिम कि दिस वॉज द रीजन सर, कि वो तो खुश थे, उनकी स्माइल नहीं देखी आपने, पता वो कहना क्या चाह रहे थे। वो अगर इस पर वन लाइनर को होता ना, कोई इसका उन्वान अपने इस खामोश गुफ्तगू का वो देना चाहते, तो उन्वान था होर चुपो। सही। नहीं, दैट डेफिनेटली मेक सेंस कि ये जो खामोशी है, जैसे आपने कहा कि क्रिमिनल साइलेंस, दैट्स द, आई मीन यू कांट जी एक्सप्लेन बेटर कि दैट इज अ क्रिमिनल साइलेंस। उन्होंने जितने सारे बदले हैं वो कह रहे हैं कि बस अभी हमने ले लेने हैं, एंड अगेन वेरी राइटली सेड एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री। और हम यहाँ बैठ के तड़प रहे हैं कि कोई ऐसी बात हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कहीं से कुछ ऐसा सुन लें कि जो हमारे काम आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिनके जो पास ये सब। मेरी जो इससे रिलेटेड एक असेसमेंट है ना, वो ये कि देखिए एट सम पॉइंट जो है ना, मियां साहब को एक चीज की समझ आ गई, और वो ये थी कि मैंने फौज के साथ देखे डायरेक्ट हेड ऑन फड्डा करके भी देख लिया है, मैंने पीछे पीछे से गेम करने की भी कोशिश की ये सारे मुशर्रफ वाले टाइम के ऊपर, और मैंने ये डॉन लीग्स वगैरह और ये सारे करके हरबे मार लिए। एक चीज रह गई है, अगर किसी को टेक डाउन करना हो ना आपने किसी इदारे को या किसी भी अपोनेंट को, तो उसको कहते हैं हम लोग बियर हग, कि आप जाके हाँ अगले हाँ को जकड़ी डालो, ठीक है। आए और वो जो बियर हग है ना, आई थिंक दैट इज द स्ट्रेटजी जो कि इनको समझ आई कि यार हम इनको जफी डालते हैं, हम तो डूब ही चुके हुए हैं, तो ये भी हमारे साथ ही नीचे जाएंगे, यानी कि आप अपने साथ टोटली इनको वो कर लो। एंड आई थिंक ये बाय डिजाइन है, ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं हुआ कि आपने इनको जाके पूरे ये सारे के बाद देखिए नवाज शरीफ साहब के पास एक बड़ा सुनहरा मौका था, इलेक्शन हार गए थे, चुपचाप निकल जाते मान लेते, और बड़ा उनका जो है ना एक स्टैचर और कुछ मरने के लिए जब ये इलेक्शन हारे हैं, तो मेरा सबसे बड़ा फेयर ये था कि यार अगर गलती से मियां साहब ने इलेक्शन तस्लीम कर लिया कि यार मैं हार गया हूँ, मुझे इजाजत दें आप, तो ये इसकी तो लेगेसी क्रिएट हो जाएगी इस लीडर की। व्हाट वुड बी द लेगेसी कि यार पाकिस्तान में पहला लीडर जिसने इलेक्शन जो है वो एग्री कर लिया कि मैं हार गया हूँ। खान साहब ने भी नहीं माने थे, बट मियां साहब भी मियां साहब, उन्होंने तो करना नहीं था वो, और वो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने वो डिसीजन नहीं ली और उन्होंने ये किया। मगर देर इज अ विजडम इन ऑल ऑफ दिस के देखिए उनका नवाज शरीफ की, अगर आप इनकी शरीफ फैमिली की हिस्ट्री देखें ना, आप तो मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं लोगों को, मेरा भी कुछ अरसा इन लोगों के साथ गुजरा हुआ है। देखिए इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो था है और जो होगा वो हमेशा एक ही रहे कि यार ये जो इदारा है ना, ये काबू में नहीं आता हमारे, जिसकी वजह से हमारे जो ग्रैंड प्लान्स है ना इनके कि जी हमने इंडिया के साथ ये ओपन करना है, हमने शुगर मिल इधर लगानी है उधर लगानी है, जो पूरा इनका होता वो इनके हाथ में कभी रहा नहीं। वो हल करने के चक्कर में जो है ना, आई थिंक इन्होंने कहा कि जी इस हम अब इनको वो मीठी गोली से मारेंगे जो कि ना इनको समझ आएगी, क्योंकि वो बेचारे तो आप जो मर्जी कहें इनने तो बोले हैं हर 3 साल बाद एक इंस्टीट्यूशनल रीसेट होता है, और मेमोरी इंस्टीट्यूशन की कोई है नहीं, तो जो नया लीडर ऑफ द चीफ आता है वो नए सिरे से लेके चलता है, और हर चीफ को ये लगता है कि जी वो प्ले कर लेगा सिचुएशन गेम, वो हो नहीं सकती। वो एक जो सियासतदान है वो बहुत शातिर होता है आपका, तो वो अब ये जो बेयर हग है ना, आई थिंक ये दिस इज द फाइनल एंड ऑफ इट। एंड वो जो नजर आ रही है वो ये आ रही है कि जब तक ये अपनी जान नहीं छुड़ाएंगे ना इस बेयर हग से जो मियां साहब ने डाली हुई है इन्हें, मेरा नहीं ख्याल के निकल सकेंगे इससे बाहर। या बड़े मियाँ साहब की बात करें या छोटे मियाँ साहब की बात करें, बेर हक। नहीं नहीं जी, बड़े मियाँ साहब, छोटे तो छोटा छोटे मैटर नहीं करता। इरेलीवेंट वो नहीं, इरेलीवेंट वही है। मैं कहती कि छोटे वाले जो हैं वो तो उन्होंने तो कभी भी उनके साथ पंगा नहीं लिया, वो तो हमेशा इनकी गुड बुक्स में रहने की कोशिश की उन्होंने। उन्होंने पिछले दिनों सुना सिर्फ एक रिक्वेस्ट की है, एक पूरा हफ्ता उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं की, सिर्फ ये कि मेरी कुर्सी दे पावे थोड़े जो ऊंचे करवा दो यार। दिस इज व्हाट ही डिड। 3 इंच उन्होंने कुर्सी ऊंची करवाई है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बेयर हक भी नवाज शरीफ ने पता किससे सीखा है? अपने जद्दे अमजद से, अपने सियासी अतालीक से, जनरल ज़ियाउल हक से।
एक चीज़ थी जफ्फा डिप्लोमेसी। शकील साहब, आपको याद होगा राजीव गांधी को जाके जफ्फा डाल लिया था इन्होंने। ये मैच देखने गए थे, गालबन 84 की बात है, और बेंगलोर, ही वेंट टू बेंगलोर, आई एम नॉट श्योर, लेकिन क्रिकेट हो रही थी, तो जिसको बैट एंड पैड डिप्लोमेसी, डॉन ने बड़ा खूबसूरत इस पे इदारिया भी लिखा था। फिर जफ्फा डिप्लोमेसी बड़ी मशहूर रही। तो ये बेयर हक जो है नवाज शरीफ ने वहाँ से सीखी, उसने कहा जी जफ्फा ही डाल लें, जान छुड़ाएं। लेकिन देखें किस कदर नासमझ है हमारे दोस्त, कि बार बार समझाने पे भी उन्हें नहीं समझ आया कि ये आपको वहाँ मारेंगे जहाँ पानी भी ना मिले। आप पूरी दुनिया को चारते थे, आपको कितनी आसानी से चार लिया गया। आफ्ताब भाई, इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज क्वालिफाई करूंगा, और उसके देखिए, लेट मी ट्राई टू मेक दिस इंटेलिजिबल। वो ये कि देखिए, आपकी एक, और मेरे वाले साहब भी बाय द वे फौज में रहे हैं, सो उस तरह से मैं आपको थोड़ा जरा पर्सनल लेवल पे भी ये बात बताता हूँ कि देखिए, आपकी एक बड़ी लंबी ट्रेनिंग हुई हुई है आइसोलेशन में। 17 साल की उम्र में आप एफएससी करके फारिग होके आप आए, आपको डाले एक इदारे में। उस इदारे की एक बड़ी जबरदस्त किस्म की ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग है जो कि आपकी बैटल फील्ड के अंदर जो है आपको बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स देती है। और उसमें ये होता है कि जब आप वॉर में जाते हैं, या आपकी जो टोटल ट्रेनिंग है, उसमें पहला जो पहलू है ना उसका, वो ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है बहुत जल्दी कि लाइन में फ्रेंड कौन है, एनिमी कौन है, और आपने कॉन्स्टेंटली उसको डिवाइड करना है। क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तो आपको पता नहीं है कि आपने गन का रुख किधर करना है। तो होता क्या है कि जब ये अपनी डोमेन छोड़ के, जहां पे ये बहुत अच्छा काम करते हैं बाय द वे, वहां से निकल के जब पॉलिटिकल डोमेन में आ जाए, ग्रे एरिया में, जहां पे ना फ्रेंड का पता है ना एनिमी का पता है, और हर कोई फ्रेंड भी है हर कोई एनिमी भी है, सियासत हो रही है, तो वहां का देखिए, सियासत के अंदर आपके मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने 40-40, 50-50 साल लगाए हुए हैं। उनके नजदीक ना फ्रेंड है कोई, ना कोई एनिमी है, परमानेंट फ्रेंड परमानेंट एनिमी तो कोई भी नहीं है। जब फौज वहां के आके प्ले करने की कोशिश करती है, तो वो क्या करती है कि सबसे पहले जो उनको को कड़वी बात कर रहे हैं ना, आफ्ताब इकबाल साहब ने की, डॉक्टर मोहित पीरजादा ने की, किसी और ने की, तो वो उनको लगते हैं F-16 के, जो मैंने मोहित को भी कहा था, F-16 के मिसाइल गिर रहे हैं, कि जब जब आप शो करेंगे तो उनको लगेगा कि यार हमारे पर कोई F-16 का स्ट्राइक कर दिया किसी ने आके। तो फौरन वो क्या करेंगे, कैटेगराइज कर देंगे कि यार ये लिस्ट बना लो जी, ए दुश्मन ने, जो हमारे खिलाफ नई बात कर रहे हैं, ये सारे दोस्त हैं। अब ये देखिए, उनकी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, और बहुत ये बात मैंने लिखी है, कही है, कि आप अपनी ट्रेनिंग की वजह से मजबूर हैं, मगर जब आप इस डोमेन में प्ले करेंगे, दोस्त दुश्मन का आपको फर्क नहीं समझ आएगा, तो नेट रिजल्ट क्या होगा? नेट रिजल्ट ये होगा कि आप जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के साथ अलायंस करेंगे, क्योंकि अब आपको लग रहा है ये तो हमारी साइड पे है। और ये बड़ी भूल है आपकी कि वो किसी की साइड पे भी है। आज मौका मिले, वो दूसरी साइड पे इमरान खान साहब के साथ भी तैयारी पकड़ी हुई है उन्होंने। तो यहाँ पे इमरान खान एक कड़वी बात कर रहा था, सख्त बात कर रहा था, सही बात कर रहा था, वो आपने फौरन दुश्मन बना लिया। कोई बंदा, कोई एनालिस्ट ने आपको कहा कि सर ये गलत है, तो आपने कहा यार ये फॉर द ईज ऑफ पॉइंटिंग द गन, आप बना लेते हैं लिस्टें। जब वो लिस्ट बनती है तो वो देखें, वॉर टाइम में वो चल जाती है आपने, क्योंकि फायर खोलना है। मगर जब अपने घर के अंदर वो आप चीज करने की कोशिश करेंगे, तो वो फेल तो होगी होगी, वो पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम, पॉलिटिकल स्पेस, वो पूरी तबाह बर्बाद हो जाएगी, जो कि हुआ है। और जब आप उस लर्निंग के बाद जब आपके ऊपर एक एक्सटर्नल थ्रेट पॉपअप कर देता है, जो कि अब हुआ है, तो वहां पे आपके पास ऑप्शंस बड़ी कम रह जाती हैं। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, आप जरदारी साहब और वो केनाल वाला प्रोजेक्ट के ऊपर आपका फड्डा चल रहा था, वो हॉल्ट होगा, उसके ऊपर पंगा हुआ। आपकी पीटीआई को मार पड़ी थी, चीजें कर थी, देखिए वो तो सलमान अकबर राजा ने ट्वीट कर दिया, गौर अकबर साहब ने ट्वीट कर दिया, वो जो मर्जी ट्वीट करते हैं, सबको पता है कि इंटेंशनली उनकी भी जो है वो कितने लूप वार्मी है ना उन लोगों का। आपके साथ मुल्क में खड़ा हुआ कौन है फिर? नवाज शरीफ तो नहीं आपके साथ खड़ा हुआ, वो तो उन्होंने तो क्लियर कट नवाज शरीफ ने बता दिया कि जी मैं नहीं खड़ा हुआ आपके साथ, मेरे पे रिलाई ना करें। और पूरी मेरे ते ना रहना। वो उन्होंने तो बड़ी, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द, जो इस सारे सिस्टम के अंदर एक चीज जो बाहर आई है ना, वो नवाज शरीफ साहब की साइलेंस ने काफी कुछ कह दिया हुआ है। और वो जो समझने वाले हैं ना, उनको समझ आ गई है कि मियां साहब ने कह दिया कि जी यूर ऑन योर ओन नाउ, मेरे से एक्सपेक्ट ना करेंगे जी मैं बड़ा मोबिलाइज करूंगा। और उनकी एक जितनी एक सोशल छोटा सा मीडिया की, एक छोटा सा चुटकुला आपको साथ साथ मैं बताता जाऊं कि इसी सिचुएशन पे मेरे 2-3 दोस्तों ने आज बड़ी दिलचस्प बातें की। आज दे रियली मेड माय डे। मैं बड़ा थका हुआ था तो बड़ी हंसी आती रही। जब हम ये डिस्कस कर रहे थे ना दिन में, दोपहर में,
तो कहने लगा जे मैं अस मुनीर हुंदा ना, मैं अस मुनीर हुंदा, मैं पता की करदा, मैं मियाँ साहब ने कोई गिला ना करदा, मैं सीधा डयाला जेल जांदा। और मैं जाके कहंदा इमरान खान आ मैं तेरे नाल डील करना, आ जा और इकतदार संभाल ते फेस कर सारी सिचुएशन। तो दूसरा कहता जी मैं अगों इमरान खान हुंदा तो कहंदा भाजी माफ करो मैं नहीं आना। तो ये सिचुएशन आज डिस्कस होती रही है। तो इमरान खान इतना पागल भी नहीं है, मासूम है वो, लेकिन इतना भी नहीं कि अब वो आके कहे कि अच्छा जनाब मैं बागे मेरे हाथ में पकड़ाओ तो मैं ये इस शिप को बाहर ले चलूंगा, स्टीयर आउट करूंगा। नहीं, अब हालात जो है ना, अब बहुत सारों ने बशमूल हमारे हम सब ने रेट्रीब्यूशन और रेकनिंग का एरा शुरू हो रहा है। ये एरा बड़ा पेनफुल होगा, लेकिन है अनफॉर्चुनेटली इसने होना है, क्योंकि ये हमारी जो जिल्लतें हैं, जलालतें हैं जो हमने नौखनों से लगाई हैं, ये दांतों से खुलेंगी अगर दांत हमारे तब तक रहे तो। आई थिंक इट्स इनफ, आज कंक्लूड करें, हमने कल भी करना है और परसों भी करना है, ये चंद दिन ये आपका सिचुएशन रूम रहेगा। अब जिस में जो दमखम होगा, हुसैन मैं आपसे बाद में बात भी करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा मुझे अपनी टाइमिंग बताइएगा ताकि ज़रा अच्छा है, रौनक लगी रहेगी। जरूर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया सबका जी। हमारे साथ इस वक्त ग्लोबली मेरे ख्याल में गेस्ट मौजूद थे। अगर मैं कहूँ वाशिंगटन डीसी से भी थे और यूके से मैं और आफ्ताब साहब तो थे, शकील साहब भी पाकिस्तान से और अली हसनैन भी हमारे साथ पाकिस्तान से थे। ये सिचुएशन रूम का हम आपके साथ लेके एक और खबर हार का पॉडकास्ट एवरीडे अपडेट के साथ आते रहेंगे, लेकिन आज आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।